मैं पहले गन लवर था, बाद में डॉक्टर बन गया। गन लॉन्च करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होता है। वर्ल्ड क्लास एयर गन्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि बैरल की टेक्नोलॉजी और बाकी भी चीज़ है। तो हमारा डिज़ाइन इन हाउस है इन इंडिया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, हमारा टेस्टिंग इन इंडिया। का पॉडकास्ट सबसे कमाल का होने वाला है। पहली बार एक ऐसे गेस्ट आने वाले हैं जिसे मैं गन का इंसाइक्लोपीडिया कहता हूँ। उन्हें सब कुछ पता है गन्स के बारे में। वो इतने पैशनेट हैं, इतने अमेजिंग हैं, मतलब यू विल बी अमेज्ड। मेरा सौभाग्य है कि आज उनसे मैं आपको मिलाने वाला हूँ, तो ये वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के बाद आप एयर राइफल के बारे में, एयर गन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे जो इंडिया में चल रहा है। आज हमारे पॉडकास्ट पे हैं डॉक्टर सिरसत, प्रेसी होल के डायरेक्टर, और वो बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही अमेजिंग हैं। उन्होंने प्रेसी होल को वर्ल्ड का नंबर 1 एयर राइफल कंपनी बनाया है। सर से बात करने वाले हैं। हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे साथ हैं। हाय सर, डॉक्टर सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतना सम्मान दिया और आपके पॉडकास्ट पे इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू वंस अगेन। डॉक्टर साहब, ये मेरा है ना खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। आप इतने बिजी रहते हैं। वर्ल्ड क्लास एयर गन बनाना कोई छोटी बात नहीं है, और मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और आज तक एक भी इंसान से मैं नहीं मिला जिन्होंने प्रेसी होल के किसी गन के बारे में ना कोई भी नेगेटिव बातें की है। किसी से नहीं मिला। मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, वो बहुत बातें करते हैं, बट जब बात आती है प्रेसी होल की क्वालिटी की, तो आई गेस वो वर्ल्ड क्लास है। मैंने पहले स्टार्टिंग में इंडिया का नंबर 1 नहीं बोला, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये इंडिया में नंबर 1 है, वर्ल्ड क्लास है। और वर्ल्ड के सभी एयर राइफल्स के मुकाबले कहीं ऊपर ही है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं इसे मानता हूँ कि प्रेसी होल जो है वर्ल्ड का नंबर 1 एयर राइफल कंपनी है। और डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर हैं एंड एयर राइफल, हाउ डज इट, कैसे स्टार्ट हुआ प्रेसी होल की जर्नी? मतलब कैसे एज एन डॉक्टर से आप एयर राइफल में कैसे आए सर? एक्चुअली ऐसे नहीं हुआ। मैं पहले गन लवर था, बाद में डॉक्टर बन गया। तो एकदम बचपन से मुझे शौक था एयर राइफल का। तो बचपन में जब भी मैं खिलौने लेता था तो गन ही थे। लेकिन लाइक ऑल मिडिल क्लास फैमिलीज, देयर वाज नो, कोई कैरियर नहीं था गन में उस ज़माने में, या मैं कभी प्लान नहीं कर सकता था आगे जाके मैं गन डिज़ाइनर बनूंगा। और आई हैव नो रिग्रेट बीइंग अ डॉक्टर। आई लव मेडिसिन। सो ऐसे नहीं है कि आई मिस्ड माई प्रोफेशन। आई डिड वेरी वेल इन मेडिसिन ऑल्सो। 25 साल तक मैंने फुल टाइम मेडिकल प्रैक्टिस की है। ये तो हॉबी ही था, लेकिन शौक था। फिर ऑलमोस्ट टिल 11th 10th तक तो आपको पता है कैसे रहता है, मार्क्स लेने हैं, एडमिशन लेनी है। एंड आई वॉज कैरियर से आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। सो वो तो हार्डवर्क था ही, लेकिन दिस वॉज लाइक माई पैशन, माई हॉबी। तो स्कूल में भी हमारे लाइब्रेरी में हाउ एंड वाई बुक ऑफ गन्स रहेंगे, या इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में से तभी ढूंढ के, तभी इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड था, तो जाके पढ़ता था। 11th-12th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत एयर राइफल का, उसके पहले भी था, लेकिन घर वाले तो मिडिल क्लास फैमिली के, मेरे घर में कोई बैकग्राउंड ही नहीं था गन का। सो जब भी मेरे फादर को बोला कि गन लेनी है, बोले कुछ तो प्रॉब्लम है बच्चे में। तो फिर बाद में मेरी ग्रैंड मदर ने लेके गन दिया, विच वॉज नॉट सो एक्यूरेट, लेकिन शूटिंग का शौक था। तो तभी गुलेर कैटापल्ट यूज़ करते थे बचपन में। फिर बाद में 10th में आ गया, 11th में एनसीसी में था। पूरा साल परेड किया ताकि 10 गोली मारने मिले 303 की। तो और तभी भी मुझे एक्चुअली एनसीसी में पनिशमेंट्स मिलते थे, क्योंकि गन खोल देता था, खोलो जोड़ो से कहीं आगे तक। और सीनियर्स थे, सीनियर एंड ऑफिसर, वो बोलते थे जोड़ेगा कौन? तो बोला कर लूँगा, लेकिन फिर वो राइफल ऊपर उठा के भागो, वो था मेरे नसीब में, लेकिन शौक था। एनसीसी से सर याद आया कि मुझे अपने एनसीसी के दिन याद आ गए कि जब गन्स को खोलते थे। एसएलआर, जब मैं था तो हमें एसएलआर दिया करते थे वो खोलने के लिए, जोड़ने के लिए, पंजाब में फिलौर ट्रेनिंग कैंप में। गन्स सर, आई थिंक कभी ना कभी लाइफ में ना कुछ ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से आप उस चीज़ की तरफ हुक्ड अप हो जाते हो। क्या आपको याद है आप पहली बार आपने गन को कब देखा था, और कब आपको लगा था यार ये गन तो बहुत ही पैशनेट वाली चीज़ है, या इसमें परस्यू करते हैं? एज फार एज आई रिमेंबर, आई मीन आई डोंट इवन रिमेंबर दैट पॉइंट, बिकॉज सिंस माई चाइल्डहुड वाटर पिस्टल से लेके मुझे
यानी कोई भी गन मेरे डैडी कभी खरीद के लाते थे, खिलौने की गन्स वगैरह, और तभी हम लोग बॉम्बे सेंट्रल लेते थे, तो ग्रैंड रोड मार्केट में रास्ते पे बैठ के रोता था कि ये गन चाहिए मुझे। और तभी वी वर नॉट दैट एफ्लुएंट, तो आई कुडंट बाय ऑल द गन्स आई वांटेड। और जब भी मेरी पहली एयर राइफल ली थी मैंने, कोई कलकत्ता के ब्रांड की ली थी, तभी इम्पोर्टेड गन्स वर ऑल्सो अवेलेबल, बट वी डिडंट हैव द फाइनेंशियल मीन्स देन ना, वो पेरेंटल सपोर्ट और ये था। तो जब भी मैंने एक्चुअली ये सब ड्यूरिंग माई 11th-12th को, तो आपको पता है फिर तो मेडिसिन में एडमिशन लेनी है तो बहुत सारी पढ़ाई करनी है, और मेडिकल में एक बार घुस जाओ तो यू डोंट हैव द टाइम, एग्जैक्टली, सांस लेने को फुर्सत नहीं होती है। बिल्कुल सर। और फिर जब भी मैं पास हो गया, फिर मैं 1 साल तक इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च में था। बाद में जब भी खुद का प्रैक्टिस शुरू किया, तभी तो शुरुआत में पेशेंट नहीं आते, फिर थोड़ी फुर्सत मिल जाती है। तभी मैं एक कोर्स कर रहा था, सर्टिफिकेट इन चाइल्ड हेल्थ, तो वाडिया हॉस्पिटल जाता था, तो रास्ते में मैंने एक एयरगन वर्ल्ड की कॉपी देखी और ख़रीद ली रद्दी वाले के पास। और फिर वापस से इंटरेस्ट आया कि क्यों ना कुछ करूँ। तो फिर जब भी मैंने खुद प्रैक्टिस शुरू की, तो पहले जो पैसे आया जाके, तभी इंडियन ह्यूम पाइप की गन अच्छी आती थी, वो जाके खरीद ली पहले पैसे से जो कमाए उससे। एंड देन आई रियलाइज कि व्हाट इज़ द एयर राइफल, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी। अच्छी गन थी, इट वाज एक्यूरेट। और फिर बाद में देन आई गॉट एसोसिएटेड विद देम, क्योंकि मुझे ये शौक था बनाने का, तो उनको अप्रोच किया सेल्स डिपार्टमेंट को वगैरह, तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम समबडी एनकरेज मी इन गन्स। नहीं तो घर से था कि ये इतना पढ़ाया बच्चे को, डॉक्टर बनाया, फिर भी कुछ ये क्यों गन की तरफ क्यों जा रहे हैं। अमेजिंग सर, मतलब ये तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है गन के बारे में। और सर कैन यू शेयर अ जर्नी कि कैसे आपने प्रेसियोल स्टार्ट किया, व्हाट्स द फाउंडिंग जर्नी, और क्या विजन था? क्योंकि मुझे लगता है कि विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम के लिए। अगर आपके पास एक क्लियर विजन है और एक बड़ा विजन है, तो आप उस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जाते हैं। एंड आई कैन फील इट कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा विजन है। और व्हाट्स द विजन, एंड कैन यू जस्ट शेयर द स्टोरी और फाउंडिंग प्रेसियोल? मैंने प्रेसियोल से पहले काफ़ी साल तक इंडियन ह्यूम पाइप के साथ काम किया, दैट दे ऑल्सो हेल्प मी, लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं था। तो उनका तभी कैसे था कि ऑलरेडी कंपनी था, लेकिन हमेशा ये बात होती थी कि ये एयर राइफल कितना बिजनेस है, ये करेगा नहीं करेगा। और तभी बाहर से भी जब इंक्वायरीज आई थी, वो बोलते थे नहीं करेंगे, या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नए मशीन्स नहीं डालेंगे। तो एक लिमिटिंग फैक्टर आया था मेरा। और ऑल अलोंग आई वाज एसोसिएटेड विद प्रेसियोल, क्योंकि तभी भी बैरल्स गन ड्रिल करके प्रेसियोल से ही आते थे। तो मैं प्रेसियोल में एज अ कस्टमर ऑलरेडी इनके सब पार्टनर्स को जानता ही था फॉर 16 ईयर्स। लेकिन तभी इतना ये नहीं था कि वो लोग के मन में भी। तो एट सम पॉइंट मेरे जो एक पार्टनर है मिस्टर कुलकर्णी, उनका बेटा बड़ा हो गया, तो उसके भी मन में आया कि क्यों ना हम रिलेटेड टू गन ड्रिलिंग कुछ बनाए। तो बैरल था। फिर बाद में बैरल का डिस्कशन करते करते पॉइंट पे आया कि क्यों नहीं गन बनाए। और मैं भी देख रहा था ऑफ गोइंग आउट ऑन माई ओन, बिकॉज आई हैड कम टू अ सैचुरेशन पॉइंट इन इंडियन ह्यूम पाइप, क्योंकि उसके आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो नई गन नहीं बना पाते थे। और मुझे तो दुनिया की बेस्ट बनानी थी, और अपने लोगों को, इंडियंस को, वो गन वर्ल्ड क्वालिटी की गन देनी थी, लेकिन वो प्राइस में जो वो अफोर्ड कर सके। बिकॉज आई हैड पास थ्रू दैट फेस, कि तभी सोचता था क्यों ना ये, मैं जाके जब इंडियन ह्यूम पाइप में गया तो बोलता है ये क्यों नहीं बनाते, वो क्यों नहीं बनाते। तभी रियलिटीज़ भी पता पड़ी कि एक्चुअली एक गन लॉन्च करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होता है। और वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली, शौक के लिए तो मैं एक चीज़ है, लेकिन फाइनेंशियली वो वायबल भी होना चाहिए ताकि मैं कंपनी चला सकूँ। तो विजन ये था कि वर्ल्ड क्लास एयर गन्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। एंड एक ही हमारा प्रेसियोल में तो एक ही मंत्र है, गिव द बेस्ट पॉसिबल गन्स, गिव द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, यस, एंड गिव इट एट अ वेरी गुड रेट। वेरी गुड रेट। मैं इसी की बात कर रहा था, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं यार इतना सस्ता, इतना अच्छा। इसी की मैं बात करता कि मुझे बहुत से लोग मिले, किसी ने क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, सब ने बोला कि अरे इतने सही रेट पे देते थे, हमें तो मार्केट में अपनी ब्रांड लॉन्च करने में बड़ा दिक्कत आता है, पैसे कैसे कमाएं। और ये काफ़ी ज़्यादा ना आपको सोच के लगता है बड़ी खुशी की बात कि अरे कैसे, मतलब है ना, इट्स अ वेरी, अगर आप कस्टमर के वाइज देखोगे तो कस्टमर के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप उनको एक बहुत अच्छी गन दे रहे हो वर्ल्ड क्लास की, एट अ वेरी ऐसे प्राइस पे कि कोई सोच भी नहीं सकता
तो दैट इज़ अमेजिंग। और जैसा कि आपने बताया इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है एक गन को बनाने में। क्या आप मुझे एक आइडिया दे सकते हैं हमारे ऑडियंस को कितना मतलब खर्चा आया था, जस्ट अ रफ आइडिया? फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि क्या सोचना पड़ता है कि जब भी गन बनाते हैं, सिंपलेस्ट अभी हमारी चीपेस्ट एक ब्रेक बैरल पिस्टल होगी, एक्चुअली 6-7 हज़ार में वो बिकती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे डाइस मोल्ड्स बनाने पड़ते जिसकी कॉस्ट है, विच विल बी अमोर्टाइज ओवर द ईयर्स। सेकेंड इज, जब भी मैं लॉन्च करता हूँ तो मेरे पास हाथ में पहले 500 गन चाहिए, नहीं तो मैं डीलर को दूंगा, सोचूंगा, फिर नए बनाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। तो जब भी मेरी मार्केटिंग टीम जाती है तभी उनके पास रेडी होने चाहिए 500 गन्स, तो वो उसकी इन्वेंट्री का कॉस्ट और बैकवर्ड पार्ट्स की इन्वेंट्री 500 जाने के बाद तो नेक्स्ट आएंगे, तो वो पूरा सोच समझ के, एंड देन अगेन इट इज अ गैम्बल कि वेदर द प्रोडक्ट विल सेल और नॉट। फॉर्चुनेटली हमारे केस में देयर इज हार्डली एनी प्रोडक्ट दैट डिडंट सेल, सो वी आर लकी एंड थैंक्स टू द कस्टमर्स फॉर सपोर्टिंग अस सो मच। आई थिंक आपके सर प्रोडक्ट होते नहीं है, लोगों के पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, एंड कई बार आप जाते हो कस्टमर उनके पास, डीलर के पास, उनके पास स्टॉक नहीं होता क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, कस्टमर्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमेशा ये हमारी कोशिश रहती है कि वी शुड बी एबल टू सप्लाई डिमांड, yes. लेकिन इट इज अ हैप्पी पोजीशन टू हैव मोर डिमांड देन सप्लाई। प्रेसी से स्टार्ट कब हुआ था? 2012 में? मेरा काम प्रेसी हॉल के लोगों के साथ शुरू हुआ 2010 के आसपास, क्योंकि आपको 2 साल तो उसमें गए कि पहले कि ये कैसे करना है प्रोडक्ट, वो वायबल होगा नहीं होगा। तो हमारी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज थे, तो सपोर्ट केम फ्रॉम प्रेसी हॉल मशीन टूल्स विच इज आवर पेरेंट कंपनी, एंड माय पार्टनर्स वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव बिकॉज दे बिलीव्ड इन मी, माय विजन, एंड एग्रीड टू इन्वेस्ट देयर मनी। अलॉन्ग विद दैट सबसे बड़ी चीज़ आई कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आया प्रेसी हॉल के साथ, दैट वॉज द थिंग दैट मेड दिस इनटू सच अ सक्सेस। तो अकेले तो मैं नहीं कर पाता था ये। क्योंकि हम सब प्रेसी हॉल पेरेंट कंपनी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं और बहुत कम लोग जानते होंगे, इंडस्ट्री के लोग तो जानते हैं, बट जस्ट फॉर आवर ऑडियंस, प्रेसी हॉल जो पेरेंट कंपनी वो क्या करती है, एंड अगर हम इससे इंटरनेट पे जाते हैं तो बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो क्या है, कैन यू जस्ट गाइड अस थ्रू? सो प्रेसी हॉल मशीन टूल्स इज अ कंपनी दैट स्पेशलाइज इन डीप होल ड्रिलिंग। अभी डीप होल ड्रिलिंग को ट्रेडिशनली एकदम गन ड्रिलिंग ही बोलते हैं, बिकॉज डीप होल ड्रिलिंग वॉज ओरिजिनली रियली मेड फॉर गन बैरल्स, लेकिन आज के इंडस्ट्री में इट इज़ अ वेरी वाइड यूज, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन में होता है, डाई मोल्ड इंडस्ट्री में होता है। सो इट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग अ लॉन्ग होल। तो अगर आपको गन बनानी है तो आपको बैरल बनाना है, बैरल बनाना है तो लंबा ड्रिल मारना है, तो आपको डीप होल ड्रिलिंग तो होना ही चाहिए। और प्रेसी हॉल ऐसी कंपनी है, नॉट ओनली दिस, अभी जो मेरे पार्टनर है मिस्टर काजी, ही मेक्स मशीन्स, तो आई कैन नॉट हैव अ बेटर पार्टनरशिप बिकॉज ही मेक्स द मशीन्स, ही गिव्स मी ऑल द गाइडेंस ऑफ प्रोडक्शनाइजिंग। तो एक है कि आप एक गन बना लोगे स्किल से, लेकिन फिर आप वो उतनी गन्स लोगों को नहीं दे पाएंगे, उतने कॉस्ट में नहीं दे पाएंगे। सो द रियल सक्सेस इज हाउ टू मेक इट विद अनस्किल्ड लेबर। तो हमारे प्रेसी हॉल में लिटरली देर इज नो रियल स्किल्ड लेबर, इट इज़ बाय बेटर इंजीनियरिंग दैट वी मैनेज टू मेक द गन्स। अमेजिंग, मतलब ये तो, सो दैट इज वाई वी कैन कीप द कॉस्ट लो। यस, आई थिंक आपके पास ये कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने ही सबको एक साथ लेके आया। जनरली ऐसा बहुत मुश्किल होता है, एंड ये पार्टनरशिप, ये सब कुछ एक साथ लाना सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता। ये आई थिंक लक का बहुत बड़ा फैक्टर है, या आपके पैशन का बहुत बड़ा फैक्टर है। इट्स अ मैरिज मेड इन हेवन। यस, एग्जैक्टली सर, दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड, इट्स अ मैरिज मेड इन हेवन। सर 2010 से प्रेसी हॉल स्टार्ट हुआ और ऑफिशियली 2012 से स्टार्ट हुआ। 2012 में हमने एक्चुअली प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अक्टूबर 2012 में हमारे पहली गन्स आई मार्केट में। तब से प्रेसी हॉल बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है, और आई एम श्योर इसके बीच में बहुत सारे ना माइलस्टोन्स आए होंगे, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसने प्रेसी हॉल को चेंज कर दिया या उसे ग्रो करने में काफ़ी हेल्प किया। कैन यू जस्ट गाइड अस थ्रू द माइलस्टोन? क्या क्या प्रेसी हॉल की जर्नी में माइलस्टोन्स रहे हैं, आपको क्या लगता है माइलस्टोन है, और वो क्या थे? हमने जब हमारा पहला गन बनाया ना, वो समय हमने डिसाइड किया कि हम स्प्रिंग में जाएंगे, बिकॉज वॉल्यूम चाहिए था मुझे। वो टाइम पे मैंने पीसीपी भी बनाए थे, मेरे हाथ में 2012 में पीसीपी का फोटो होगा, जो बाद में एक्यूलिस बनी, दैट वाज द ओरिजिनल वर्जन। उसके पहले भी बनाए थे, लेकिन पीसीपी वाज अ वेरी डेलिकेट थिंग, क्योंकि तब तक इंडिया में कोई गन ऐसी बनी नहीं थी गैस वाली जो कि लीक नहीं करे।
see, with gas guns, leakage is part and parcel of it, but it can't be the norm. It has to be the exception. तो इसीलिए हमने पहले स्प्रिंग की डिज़ाइन की. अभी ये सब इतने साल का मन में था क्योंकि इंडियन न्यू पाइप इन्वेस्ट नहीं कर रही थी फॉर देयर ओन रीजंस. तो मुझे बहुत कुछ करना था जिसके लिए बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी. बट बिकॉज वी वर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई कुड पुट ऑल दैट इनटू दैट गन. तो जब भी पहली ओरायन गन आई, इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट गन फ्रॉम वॉट एवर वॉज द ट्रेडिशनल गन इन इंडिया, जो कि टिपिकली कलकत्ता की इंडस्ट्री से आई और सर्टन टाइप ऑफ डिज़ाइन. सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैड अ सिंथेटिक बट. तभी मैंने कॉल क्यों लिया? क्योंकि मुझे वॉल्यूम बनानी थी. तो मुझे या तो वुड वर्किंग पे इन्वेस्ट करने का था या तो मोल्ड पे इन्वेस्ट करने का था. और वुड वर्किंग, आई हैव वर्कड विथ वुड वर्किंग, इट इज़ लेबोरियस. वुड इज़ ब्यूटिफुल टू लुक एट, लेकिन ये डिप्लीटिंग रिसोर्स भी है. हम पेड़ काटेंगे और अभी तो डिफॉरेस्टेशन इतना हो गया है, तो इट इज़ नॉट ये नीड है. बट देन इट कैन बी अ निश ये. सो द नॉर्म अभी वर्ल्ड ओवर भी आप देखेंगे तो इट इज सिंथेटिक, एंड वी वर लकी टू स्टार्ट दैट एट द अर्लीस्ट फेज. और बाकी भी चीज़ें आई पहले ओरायन में, जैसे कि द एंटायर पावर प्लांट वॉज वेरी, इट वॉज लाइक अ ट्यून्ड गन, जो कि यूके में टॉप एंड ट्यूनिंग कंपनीज जो देते थे, वेनम जैसे, वो हमने कोशिश की कि हम प्रोडक्शन गन में दे. सो वी हैड द फर्स्ट रोटरी पिस्टन, ताकि वो टॉर्क का फोर्स नहीं है. वी हैड थ्रस्ट बेरिंग्स, वी हैड अ वेरी परफेक्टली फिटेड गाइड रॉड विच वॉज अनहर्ड ऑफ अर्लियर. और पूरे जो स्क्रूज थे वो सॉलिड स्टील में बैठते थे, तो वेर एंड टेयर नहीं थी. तो वी स्टिल हैव गन्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्शन स्टिल यूज्ड इन क्लब्स. 2012 की गन्स आज भी क्लब में शुरू है, वर्किंग फाइन. आई थिंक हम लोग इंडिया के किसी भी क्लब में जाएं, द फर्स्ट गन जो देते हैं वो प्रेसी होल के ही देते हैं. और वो रीज़न वो देते हैं क्योंकि वो अब तक चल रही है. मतलब 2012 से अगर किसी के पास है, अब तक वो अब एज ब्रांड न्यू चल रही हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं. आपने बताया स्प्रिंगर्स, पीसीपी और अलग तरह के, तो कैन यू गाइड अस कि कितने तरह के एयर राइफल्स होते हैं या एयर गन्स होते हैं, और उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है, वो कैसे काम करती है, सो दैट हमारे ऑडियंस को मालूम पड़ सके. क्रैश कोर्स ऑन एयर गन. नाउ द कॉमनेस्ट गन जो सबने देखी है, जो कि फुगे फोड़ रहे हैं या जो भी है, वो स्प्रिंग पिस्टन एयर गन है, जिसके अंदर आप आइदर बैरल ब्रेक कर लीजिए या तो अंडर लीवर या साइड लीवर से आप कॉक करेंगे, तो एक पिस्टन है जो कि पीछे आएगा. और जब आप फायर करते हैं, द स्प्रिंग वाया अ मीडियम ऑफ एयर इज गिविंग द पोटेंशियल एनर्जी टू द पेलेट. तो इट इज़ नॉट, लोगों को लगता है उतना सिंपल नहीं कि इंजेक्शन जैसा है. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स गोइंग ऑन. इनफैक्ट द स्प्रिंग पिस्टन एयर गन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स टू अंडरस्टैंड. बनाने में ईजी है, लेकिन सिस्टम जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. सो इट इज़ नॉट कि आपने बड़ा पिस्टन बनाया तो ज़्यादा पावर आई या जो भी है, तो उसको बहुत बैलेंस करना पड़ता है. और जो हमारी एयर गन्स है, उसके पीछे जब भी वो गन बनती है इतनी स्मूथ है, क्योंकि उसके पीछे 25 साल का एक्चुअली हार्डवर्क है. Amazing. अभी उसके आगे हमने क्या किया कि अभी स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का क्वालिटी है. अभी वो क्वालिटी की वायर मिलना, क्वांटिटी मिलना, इंपोर्ट करना, तो हमने नाइट्रो लाया. सो नाइट्रो वॉज अ बिग सक्सेस फॉर अस, क्योंकि उसमें मेटल स्प्रिंग है ही नहीं. तो नाइट्रोजन की स्प्रिंग होने की वजह से आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ गई. तो जो मैकेनिकल स्प्रिंग की 5-6 हज़ार लाइफ है, तो नाइट्रो स्प्रिंग की 25,000 के ऊपर लाइफ आती है. तो वी विल से बिकॉज ऑफ वारंटी है कि 10-15 हज़ार, बट वी हैव एक्चुअली यूज देम इन मेनी क्लब्स फॉर अप टू 25, 30, 40,000 शॉट्स ऑल्सो. आफ्टर विच आप नए सील्स डाल दो, रिप्रेशराइज करो लाइक न्यू. सो ये नाइट्रो एयर राइफल्स होते हैं, नाइट्रो पिस्टन्स एयर राइफल आई गेस उसे बोलते हैं, वो क्या है? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी इन लेमन वर्ड्स, क्या क्या मैकेनिज्म होता है? So basically a mechanical spring is replaced by a nitrogen gas spring. This is like a गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर है. तो आप नाइट्रोजन को दबा रहे और वापस वो स्प्रिंग जैसे एक्ट करता है. तो बिकॉज देर इज नो मेटल इन इट, सो देर इज नो फेटिक. ओके, तो उसके बीच में स्प्रिंग हटा देते हैं. तो नाइट्रोजन ही स्प्रिंग है. तो मान लो मैंने पिस्टन में 60 बार नाइट्रोजन है, जब भी मैं कॉम्प्रेस करता हूँ 70 बार हो गया, वापस 60 पे आया. तो एक्सपेंड नहीं होता है वो नाइट्रोजन, इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ स्प्रिंग. बट बिकॉज इट इज अ स्प्रिंग एक्शन, इट विल स्टिल हैव रिकॉइल. तो पिस्टन तो आगे जाएगा ही. तो बिकॉज द पिस्टन इज बीइंग थ्रोन फॉरवर्ड, गन में तो रिकॉइल आएगा. तो उसका नेक्स्ट सिस्टम विल बी आइदर वर्किंग इट विथ अ प्री कॉम्प्रेस्ड गैस. It can be CO2 or it can be air, it can be nitrogen, whatever. So typically CO2 जो है वो अच्छा है, लेकिन CO2 में क्या है कि उसकी इलास्टिसिटी कम है, and CO2 is dependent on atmospheric temperature for its pressure.
एंड CO2 बीइंग कोरोसिव इज हार्ड ऑन सील्स. तो CO2 पे भी मैंने पहले काम किया, बट विद प्रेसियोल वी हैव एज येट नॉट वर्क विद CO2. वी जंप स्ट्रेट ऑन टू द PCPs विच वाज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. सो व्हाट्स PCP एयर राइफल और उसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो इन PCP इज अ प्री चार्ज न्यूमेटिक, यानी आप एक रिजर्वायर में पहले से हवा भर के रखते हैं और उसमें से थोड़ी थोड़ी हवा हर बार शॉट की पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. होती है. ओके. अभी उसमें इट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रिकी, बिकॉज जब भी आप भरते हैं तभी आप 200 बार भर रहे हैं. जब तक प्रेशर कम होते जाता है फिर भी आपकी गन की पावर सेम होनी चाहिए. वो करना वॉज आर टेक्नोलॉजी. सो एक है कि आप रेगुलेटर लगा के कर सकते हैं. दूसरी बात है कि आपको वाल्व को ही एज अ रेगुलेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं, जो कि हमने किया. तो लोग जब भी बोलते हैं यस आगे जाके हम रेगुलेटर बनाएंगे भी, क्योंकि हाई प्रिसिशन जो कंपटीशन की गन्स है वहाँ ज़रूरी है. लेकिन जब हम गन इतनी सिंपल करते हैं ताकि उसके सेल्फ रेगुलेटिंग वाल्व की सिस्टम है, तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट आता है, बट विद द लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, विच मीन्स योर गन गोज इन फॉर लेस रिपेयर्स एंड इट इज़ ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव. तो जब भी हमारी एक्चुअली एयर गन बाहर की कंट्री में भी गई है तो वो लोगों ने बोला कि हमने इतनी अच्छी रेगुलेटेड विदाउट अ रेगुलेटेड गन नहीं देखी है. सो विच मेड अस वेरी हैप्पी. यस. प्रेसियो सर ना वर्ल्ड में एक बेंचमार्क है जिसे हम कहते हैं ना, उससे देख करके हम बाकी लोग इंस्पायर्ड होते हैं इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए. आई एम श्योर कि जितनी आप आसानी से बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, ये बहुत टफ जर्नी रहा होगा आपके लिए. क्या चैलेंजेस रहे हैं सर प्रेसियोल को स्टार्ट करके यहाँ तक लेके आने के लिए? व्हाट आर द चैलेंजेस जो आपने फेस किया, ताकि हमारे ऑडियंस को मालूम पड़े कि आपने कितना मेहनत किया है. आई वॉन्ट टू नो द जर्नी. See, there are two kinds of challenges. Yeah, one is the technical challenges. For people like me and my team, they are not very big. Technical तो हम कर लेंगे, होते हैं, क्योंकि इनिशियल करने के टाइम क्या है कि डाइस मोल्ड्स बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स थी. तो वेदर इट विल वर्क और नॉट एक मन में शक था, लेकिन वो भरोसा भी था कि हम कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो इट शुड वर्क. द सेकेंड थिंग इज मार्केट पे आने के लिए एग्जिस्टिंग एक मार्केट होता है, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है. वी वर अ अननोन ब्रांड एट द टाइम व्हेन वी केम ऑन द मार्केट. प्रेसियोल वाज नॉट अ नोन गन मेकिंग कंपनी. तो जब भी आई तभी मार्केट पे ऐसे था. दूसरी कि हमने इतने फीचर्स डाले कि गन मार्केट लीडर से एक्सपेंसिव थी. तो नए किसी को आके सबसे एक्सपेंसिव बनना इज़ नॉट अ ईजी थिंग, लेकिन वो ब्रांड भी होता है. आज आप बोलेंगे कि क्या है आपकी गन. सो टुडे प्रेसियोल इज नोन फॉर गिविंग एक्सपेंसिव इन व्हाट टर्म्स कंपेयर्ड टू व्हाट द इंडियन गन्स वर देयर एट अ टाइम. बट दे वर नॉट एक्सपेंसिव, आई विल से दे वर एक्चुअली चीपर, because they gave the same features as the best of imported guns at a much lower rate. So we already always put ourselves that way. We are giving you world class quality. Don't think we are giving you Indian quality और इसमें हम compete ही नहीं कर रहे. We are competing with the best in the world, but we are giving it to you at a very good rate. तो ये मार्केट को एक्सेप्ट होने में हमारा ये था कि होगा नहीं होगा. तो इनिशियली फर्स्ट टाइम मैं कलकत्ता में गया था, तो एक कंपनी थी, तो उन्होंने बोला तू पागल है, जबकि कलकत्ता में इतने सस्ते में गन बनती है, तेरी गन कौन खरीदेगा. 6 महीने बाद आफ्टर द गन वॉज ऑन टू द मार्केट, मैं वही शॉप में गया. सेम ओल्ड 4 people came and sat in front of me and said नया क्या आ रहा है, बिकॉज बाय दैट टाइम वी हैड प्रूवन दैट दिस इज गोइंग टू वर्क. And then now we have come to a point where we are the most copied brand. Yes, exactly. मतलब आपने तो बेंचमार्क ही सेट कर दिया ना. मतलब आपके गन्स का कोई मुकाबला ही नहीं है. मतलब मुझे कहते हैं ना कि पंजाब में गाना है कि जड़ता मुकाबला 10 में कितने है, तो आपके गन्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है. यू आर द बेस्ट. मतलब उसके लिए आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए. और आपने जो स्टैंडर्ड है, मतलब क्या होता है कि जब आप कोई आता है किसी भी फील्ड में और वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है. फॉर एग्जांपल गानों के लिए पंजाब में हनी सिंह हैं, जब वो आया तो उन्होंने पूरा इंडस्ट्री को चेंज कर दिया. आई गेस जब आप लेके आए एयर राइफल्स तो लोगों ने कहा यार ये भी हो सकता है. मतलब ऐसा तो पहले किसी ने सोचा ही नहीं था. और सब कुछ राइट फ्रॉम द पैकिंग, आफ्टर सेल सर्विस, डिज़ाइंस, लुक, सब में आपने जो है ना गेम चेंजर है. आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी, आई गेस उससे पहले कोई वारंटी नहीं दिया करता था, उनके किसी के पास सर्विस सेंटर्स नहीं थे. अगर मैं आपकी ब्रांड की तारीफ करने बैठूं तो आई गेस पूरा समय उसी में लग जाएगा. एंड आप उसके पूरे हकदार हैं. आई गेस एक जो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इंडिया में एयर राइफल का क्या लीगल स्टैंड है, क्या
व्हाट्स द लीगल स्टैंड ऑफ एयर राइफल? आदमी कैसे खरीद सकता है? बहुत से लोगों को ये सवाल रहता है मन में कि इज इट लीगल टू हैव अ एयर राइफल इन इंडिया? कैन यू जस्ट गाइड अस थ्रू सर? सो बेसिकली लीगैलिटी डिपेंड्स ऑन पावर. सो अभी क्या था कि पहले एक अलग सेट ऑफ रूल्स थे, 2016 में नए रूल्स आए. तो अभी उसके मुताबिक एनी एयर राइफल हैविंग पावर मोर देन 20 जूल्स और any caliber more than .177 caliber will require a license, and this is the same license which is required for a firearm. कोई अलग एयर राइफल का लाइसेंस नहीं है. और ये बात बिल्कुल साफ जो FAQ है MHA से जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ शक की गुंजाइश नहीं है. तो हम भी क्या करते हैं कि बिकॉज लाइसेंस के ऊपर लाइसेंस लिस्ट लिमिटेड है, तो ऑल आर प्रोडक्शन राइट नाउ इज ओनली एयर राइफल्स अप टू 20 जूल्स एंड 177 कैलिबर. लेकिन अगर कोई खरीदना चाहता है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, वी आर लुकिंग एट प्रोड्यूसिंग .22 एंड बिगर कैलिबर्स एंड हायर पावर फॉर आवर मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट्स. तो अगर आप लाइसेंस पे खरीदना चाहो तो हम बनाएंगे गन्स. ओके, तो इंडिया में एयर राइफल .177 या 4.5 mm लेस देन 20 जूल के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. और प्रेसी होल अभी यही बनाता है .177, जिसके लिए आपको लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरत है, हमारे पास वो लाइसेंस है. एंड यूजर को खरीदने के लिए लाइसेंस नहीं लगता है, लेकिन बेचने के लिए फॉर्म 8A लाइसेंस लगता है. यू नीड टू बी अ लाइसेंस्ड एयरगन डीलर टू सेल एयर राइफल. अगर आप किसी अनलाइसेंस्ड से खरीद रहे हो तो वो लीगल नहीं है. और उसकी रिकॉर्ड देनी पड़ती है गवर्नमेंट हर मंथ आपको रिकॉर्ड देना पड़ता है. और जब आप खरीद रहे हो तो आपसे वो आईडी प्रूफ मांगेंगे. अगर कोई लाइसेंस्ड एयरगन डीलर है तो आपसे आपका फोटो आईडी प्रूफ मांगेंगे एंड तभी आपको वो राइफल बेचा जाएगा. तो इवन जो PCP एयर राइफल है अभी जो प्रेसियोल बनाती है वो 20 जाउल से नीचे. सेम इट इज द सेम. आई मीन सी, हमको पावर ज्यादा बनाना इज नॉट अ टेक्निकल चैलेंज. वी कैन मेक बहुत ही ज्यादा पावर बना सकते हैं, लेकिन लीगली आप पोजेस नहीं कर सकते तो फायदा नहीं है ना. तो अभी सर इंडिया में स्पोर्ट्स का जो लैंडस्केप है कैसे आप देखते हैं? इंडिया में शूटिंग का क्या क्रेज चल रहा है? हम कहाँ स्टैंड करते हैं? एक होता है ना, किसी भी फील्ड की एक जर्नी होती है. तो अभी एज एन इंडियन स्पोर्ट्स मार्केट में व्हाट्स द करंट लैंडस्केप? कैन यू गाइड अस थ्रू? एक्चुअली आई थिंक वी आर लिविंग इन द गोल्डन एज ऑफ एयर गनिंग इन इंडिया टुडे. आज तक कोई ऐसा समय नहीं था इंडिया में ताकि इतने सारे एयरगन्स अवेलेबल है फ्रॉम सो मेनी ब्रांड्स. द शूटर इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. हम ही खुद इतने टाइप के एयरगन्स बनाते हैं. हम स्प्रिंगर बनाते हैं, PCP बनाते हैं, उसमें भी स्टैंडर्ड है, बुलपप है, बेंच रेस्ट है, पिस्टल है, फोल्डिंग बट वाली पिस्टल है, सो मेनी. और आर शूटर्स इन द ISSF टाइप शूटिंग आर डूइंग सो वेल ऑन द international arena, and our chances of getting medals are highest in this sport. So it is really a golden period we are staying in. मैं मजाक में बोला करता था कि इंडिया के बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो पत्थर मार करके ना स्ट्रीट लाइट तोड़ देते हैं. तो एयर राइफल से तो वो क्या ही कर लेंगे. बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब तो चलिए फिर भी एक्सेप्टेंस है. पहले जब आप अपने पेरेंट्स को बोला करते थे कि हमें राइफल चाहिए या गन चाहिए, आप किसी को बोलते हो मैं ना शूटिंग करता हूँ, तो उनके दिमाग में बड़े ही अजीब से ख्याल आते हैं. अभी भी है थोड़े बहुत मन में ये कि स्पेशली अभी काफ़ी हद तक बदला. लेकिन जब भी मैंने खुद टारगेट शूटिंग शुरू किया तभी ऐसे था कि पेरेंट्स इतने, एक तो कैरियर नहीं था वहाँ पे, यानी आप ये शूटिंग करके आगे पैसे नहीं कमा पाते थे. अभी बहुत सिनेरियो बदल गया है. तो आज मैं एयर राइफल बनाता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं वो चीज़ बना रहा हूँ जिससे अभिनव बिंद्रा ने पहला ओलंपिक का गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाया इंडिविजुअल. तो लोग समझते हैं शूटिंग क्या है. नहीं तो पहले था कि कुछ वायलेंट जैसा स्पोर्ट है ये. लोग समझते नहीं कि दिस इज द मोस्ट काम पीसफुल स्पोर्ट दैट यू कैन हैव. जब आप शूटिंग रेंज पे जाएंगे तो इतना काम सेरीन एटमॉस्फेयर होता है, शांत एटमॉस्फेयर होता है, और लोग इतने कॉन्सेंट्रेशन से, शांति से. तो एक्चुअली इट इज अ मेंटल स्पोर्ट, इट इज नॉट तो इट इज नॉट ओनली स्पोर्ट्स. मतलब आई थिंक जब आप शूटिंग रेंज पे जाते हो, कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में देखिएगा, मैंने देखा है क्रिकेटर जो है अपना बैट पटक देता है, फुटबॉलर एग्रेसिव भी आते हैं. मैंने आज तक किसी भी शूटर को अपने गन को ड्रॉप करते नहीं देखा. वो तो कर ही नहीं सकते है ना. तो और इतना तक आपने अगर टॉप मोस्ट अपने शूटर को जब भी मेडल जीता है वो फेज में भी देखा रहेगा तो इतना शांत रहता है, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है एक्साइट होने की.
एग्जैक्टली मतलब वो सबसे काम पर्सन, काफी शांत स्वभाव के लोग होते हैं. काम, वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी ये रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक जो शूटिंग है, लोगों को लगता है ये खतरनाक हो सकता है, बट आई थिंक स्पोर्ट्स, जो शूटिंग स्पोर्ट्स है, काफी सेफ है. क्योंकि अगर आप इट इज अमॉन्ग्स द सेफेस्ट Safe स्पोर्ट्स. sports. मतलब अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको बॉल लग सकता है, फुटबॉल में आपके पैर में चोट लग सकता है, हॉकी में आपके पैर में चोट लग सकता है, कबड्डी में आपके, लेकिन शूटिंग में आप, क्योंकि आप तो गोली किसी और टारगेट पे मार रहे हो, तो आपके आप पे इतना पहले जब आप शूटिंग रेंज पे जाते हैं तो पहली चीज सिखाई जाती है सेफ्टी. और अगर कोई भी सेफ्टी थोड़ा भी ही फ्लाउट करता है तो वो डायरेक्टली शूटर डिस्क्वालीफाई होता है. हाँ एग्जैक्टली मतलब जो अगर आपको तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा शूटिंग में जाता है वो ऑटोमेटिकली सेफ्टी कॉन्शियस बनता है, वो ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिन्ड बनता है. और क्योंकि वो शूटिंग करता है वो पढ़ाई में भी अच्छा करता है क्योंकि उसका फोकस होता है. सर आप जो है ना शूटिंग के बारे में, जैसे आपने बताया शूटिंग रेंज के बारे में, आप खुद एक शूटर हैं, प्रोफेशनल शूटर हैं, आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले. कैन यू गाइड अस थ्रू द जर्नी? कैसा रहा सर आपका जर्नी एज एन शूटर? तो एक्चुअली मैं इवन शूटिंग करने गया, मुझे पहले भी शौक गन का ही था बनाने का. तो मैं अच्छे अच्छे गन देखने के लिए शूटिंग में गया. लेकिन लकीली मेरी फर्स्ट कंपटीशन थी जब भी मैंने शूट की 1991 में जीवी मावड़नकर, वहाँ मुझे गोल्ड मेडल विथ न्यू रिकॉर्ड बना. तो मेरे सर पीछे पड़ गए कि तू शूटिंग कर. तो एक्चुअली मैं फोर्सिबली टारगेट शूटर बना. मेरा दिल और जान, आई शूट बिकॉज आई यूज द गन, लेकिन मेरा डिज़ाइन में था. तो आई टू ऑलवेज गो टू द रेंज टू सी मोर न्यू गन्स. लेकिन जो एक्चुअली जब भी शूटिंग किया जो बहुत अच्छा लगता है, इट इज़ अ वेरी कामिंग पीसफुल. ये सर आपने डिज़ाइन की बात की, क्योंकि आप खुद भी शूटर रह चुके हैं, आपको क्या लगता है एक एयर राइफल में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है? व्हाट्स द डिज़ाइन एलिमेंट टू हैव अ ग्रेट एयर राइफल और ग्रेट गन? सी, अ गन इज डिफाइंड एज अ ट्यूब दैट पुट्स आउट अ प्रोजेक्टाइल. तो गन की जान बैरल होती है. नो बैरल नो गन. तो प्रेसी हॉल में वी आर वेरी लकी दैट हम खुद के बैरल बनाते हैं और दुनिया में एक ही कंपनी है जो कि बैरल मेकिंग मशीन भी खुद बनाते हैं. सो प्रेसी हॉल इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड दैट मेक्स द गन्स, दैट मेक्स द बैरल्स एंड ऑल्सो मेक्स द बैरल मेकिंग मशीनरी. एंड फॉर्चुनेटली मेरे पार्टनर ही मशीन डिजाइन करते हैं, तो मुझसे अमीर आदमी कोई नहीं है. मैं समझता हूँ क्योंकि मेरे खुद का अपना इन हाउस टेक्नोलॉजी है. और अब बैरल तो अभी ये हो गया कि गन आपकी एक्यूरेट हो गई, तो बैरल एंड द बुलेट दैट इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू एक्यूरेसी. लेकिन बाकी भी फीचर्स है ताकि आपका पावर प्लांट स्मूथ हो, जो शॉर्ट जनरेशन है वो एकदम स्मूथ हो, आपका ट्रिगर बहुत बढ़िया होना चाहिए. सो नाउ दिस इज रिलेटेड टू द इंटरफेस विथ, आखिर एक ह्यूमन बीइंग चला रहा है तो उसको इंटरफेस जो है, तो जो उसके जो एर्गोनॉमिक्स है, ताकि द गन हैज़ टू बी मेड टू फिट द पर्सन एंड नॉट वाइस वर्सा. तो वो जो फ़र्क है, आप मैंने जब भी गन बनाई और इवन डिफेंस वालों ने हाथ में ली, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो ऑटोमेटिक फिट होता है. मैं बोला जैसे आप शर्ट बनाते हैं फिट होने के लिए, वैसे हम गन बनाते हैं. इट हैज़ टू बी मेड टू फिट दैट इंडिविजुअल एंड यूज़र इंटरफेस ईजी होना चाहिए, अर्गोनॉमिक्स ईजी होना चाहिए. एंड दैट इज़ विथ एनी प्रोडक्ट दैट यूज़. आप गाड़ी में बैठेंगे बोलेंगे यहाँ फंस रहा है, मैं सोचूं जब हाथ के पास ये होना चाहिए तो होना चाहिए, वो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है तो अच्छा नहीं है. तो वी टेक अ लॉट ऑफ केयर इन द अर्गोनॉमिक्स. आई थिंक प्रेसी हॉल गन्स का आईफोन है जो सब कुछ सोचता है कस्टमर के नीड के हिसाब से. आई थिंक प्रेसी हॉल स्टार्टिंग से ना कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत एंड प्रिसीजन के बारे में आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, एंड उसके पीछे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगता है जो जनरल लोगों को नहीं पता, CNC, CAD या बहुत सी चीज़ें. क्या आप सर गाइड करेंगे व्हाट्स द होल प्रोसेस, एक एयर राइफल बनाने का जो प्रोसेस है राइट फ्रॉम द स्क्रैच टू एयर राइफल, उसके पीछे क्या क्या टेक्नोलॉजी लगता है जो जनरल लोगों को नहीं पता और उन्हें जानना चाहिए? मैंने जब भी शुरू किया तभी मैं सब कुछ हाथ से घिस के बनाया. लकीली आई वॉज स्किल्ड इनफ टू डू दैट. तो मैं एक पेंसिल का ड्राइंग 2D पेपर पे करता था और वहाँ से पूरा सिर्फ दिमाग में होता था. लेकिन यह जब भी प्रोडक्शन में लाना है तो बहुत मुश्किल काम है. ये जब भी अनस्किल्ड लेबर से करवाना है तो मुश्किल काम है. अभी जैसे गाड़ी बनाते हैं, आपको गाड़ी इतने सस्ते में इतनी अच्छी मिलती है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हैज कम इन एंड विथ एनी अदर प्रोडक्ट. तो सिमिलरली आज हमारे पास डिज़ाइन पूरा 3D CAD पे होता है. सॉलिड वर्क्स जैसे प्रोग्राम्स हम यूज़ करते हैं जो कि मशीन्स में भी यूज़ करते हैं, उसका एक्सपीरियंस है हमको, इसलिए हम वो गन डिज़ाइन में भी यूज़ करते हैं, विच आर गुड.
तो मैं यहाँ बैठ के पूरा गन देख सकता हूँ एंड आई कैन इवन सिमुलेट इट बिफोर एनीथिंग इज मेड. सेकेंडली, उसके पार्ट्स हम लोग आज 3D प्रिंटिंग से बना के विजुअली देख सकते हैं. अगर मैं पहले बट बनाता था तो फर्स्ट बट मैंने हाथ से कार्व किया और उसको डिजिटाइज किया. आज हम लोग पूरा बट कंप्लीटली 3D पे बना के उसका एक 3D प्रिंटिंग करके फील करते हैं और कुछ भी चेंजेस करनी है तो सॉफ्टवेयर में मैं एडिट कर दूँ तो हो जाती है. सो द प्रोसेस इज शॉर्टन, मेड इजियर. वो करने के बाद एक्चुअली जो पार्ट्स है वी कैन चेक देम फॉर स्ट्रेस, फॉर कहाँ पे फोर्स आएगा, क्या फेल होएगा. सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन बिफोर हैंड. और उसको एक्चुअल प्रोडक्शन में लाने के लिए वी यूज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑफ वॉल्यूम प्रोडक्शन. एक है कि आप आप उतनी अच्छी गन हाथ से बना सकते हैं विथ सम लिमिटेशंस, लेकिन आप उतनी क्वांटिटी में और उतनी कॉस्ट में नहीं बना पाएंगे. सो द टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज, वी मूव्ड इनटू अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो इनिशियल काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी उसकी. जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग है. इंजेक्शन मोल्डिंग में हम बहुत सारे पार्ट बन देते हो, आपको सेम पार्ट हर बार आएगा विद द लीस्ट एफर्ट. जिंक अलॉय डाई कास्टिंग है, सेम वे. द अदर थिंग, जब भी मशीनिंग की बात आते हैं, वी हैव हेवीली इन्वेस्टेड इनटू CNC मशीनरी. तो जो आप मैकेनिकली भी उतनी अच्छी गन बना सकते हैं आप, लेकिन वो वॉल्यूम में, वो टाइम में, वो स्केल पे नहीं बना पाएंगे. तो वो अभी ऑटोमेशन से क्या होता है कि यू आर एबल टू गेट रिपीटेबिलिटी. अभी हमारी खुद की बैरल लाइंस जो US में वगैरह या बाकी की कंट्रीज में चलती, पूरे रोबोटिक्स पे चलती है. अभी इंडिया में चलो हमारे पास आदमी ज़्यादा है, हमको उनको भी रोजगार देना है, तो वी यूज पीपल टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट वी ट्राई टू हैव अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी. सो CNC हो गया, CAD हो गया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है. इवन द टेस्टिंग मशीनरी, आपने कुछ बनाया उसको टेस्ट कैसे करेंगे. आज आपके पास CMM जैसे टूल्स है या गेजिंग है. सो यू हैव वेरी हाई लेवल. आज हमारे बैरल्स एयर गेजिंग से चेक होते हैं, वेयर वी कैन एक्चुअली चेक द डायमेंशंस इन सब माइक्रोन. तो अगर अगर मेरा बैरल 1 माइक्रोन में चाहिए तो मेरी टेस्टिंग सिस्टम हैज़ टू बी 0.1 माइक्रोन. वाह, कमाल की सर बात है. प्रेसी होल का आई गेस जब आपसे बात करके मुझे जो ऐसा महसूस हुआ कि प्रेसी होल को जो ना इस वर्ल्ड क्लास लेवल पे लाने के लिए प्रेसी होल जो मशीन टूल्स जो कंपनी है या जो पेरेंट कंपनी है उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है इस मुकाम तक लेके आने के लिए. अगर आप ये सब चीज़ें आउटसोर्स करते या अगर आपने मशीन खरीदा होता किसी से, आपके साथ अफोर्ड ही नहीं कर पाते. अफोर्ड ही नहीं कर सकते. बिकॉज आज आप देखेंगे कोई भी टेक्नोलॉजी, आज हमने गए साल में जर्मनी में था तो एक अलग टेक्नोलॉजी है. हम तो हर एक किस्म की टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं बैरल्स में. हम तो बटन राइफलिंग से एयर राइफल्स बनाते हैं, लेकिन हमारे पास कट राइफलिंग भी है, ब्रोच राइफलिंग भी है. आगे जाके हम ये कोल्ड फोर्जिंग है या इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, वो भी करना चाहते हैं. अभी कोल्ड फोर्जिंग मशीन 25 करोड़ की मशीन है. वो वॉल्यूम के लिए, मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए अच्छी है, लेकिन बट फॉर हाईएस्ट प्रिसीजन दैट इज नॉट द मशीन. फॉर हाईएस्ट प्रिसीजन इट इज कट राइफलिंग और बटन राइफलिंग, और मेजॉरिटी एयर राइफल्स आर ऑलवेज डन बाय बटन राइफलिंग. सो वी हैव डेवलप दैट टेक्नोलॉजी फर्स्ट. हमने ECM मशीन देखने गए तो वो कम से कम 8-10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है. अभी वो करके अच्छा उसका आउटपुट भी अननोन है, लेकिन हम चाहते कि हम वी नो ऑल द टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू बैरल इन द वर्ल्ड, सो दैट वी आर इन अ पोजीशन टू. और हम मशीन ही बनाते हैं तो हम वो मशीन बेचते भी है बाहर की कंट्रीज में, इंडिया में. आप मतलब आप गन्स भी बनाते हो, गन्स बनाने वाली मशीन्स भी बनाते हो, और आप उसमें बेस्ट भी हो. मतलब सिर्फ बनाते नहीं है, आप उसमें वर्ल्ड क्लास बेस्ट हो. सो प्रेसी होल के पे बहुत सारी गन्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं. कैन यू गाइड अस थ्रू कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्या क्या आप बनाते हैं प्रेसी होल में? हमारे पास एकदम बेसिक लेवल के लिए जो हम चाहते हैं कि यानी कोई शूटिंग में इसलिए ना आए ताकि इट इज़ नॉट अफोर्डेबल. फ्रॉम द बेसिक एकदम वैल्यू मैक्स VX मॉडल है. VX मॉडल है सस्ता, लेकिन आज उससे लोग कंपटीशन भी जीतते हैं. सो दैट बेसिक एक्यूरेसी इज देयर. नाउ द डिफरेंस इज दैट VX स्प्रिंग है. नाइट्रो में आपको एक वाइब्रेशन कम आएगा. उसके बाद में PCP से, PCP में बिकॉज ऑलरेडी कंप्रेस एयर है तो आपको हर बार यानी शॉट का जर्क नहीं लगता है. उसकी वजह से इट इज़ ईजियर टू यूज. बोथ द गन्स आर एज एक्यूरेट, बट दिस इज मोर यूजर फ्रेंडली. एंड नाउ विद द बेटर ट्रिगर ये वो करके आप बेंचरेस जैसी गन यूज करेंगे तो आप
50 मीटर पे आधे इंच में ग्रुप्स मारते हैं, विच इज द टॉप एंड एक्यूरेसी दैट यू कैन गेट। जनरली सर जब लोग पूछते हैं कि मुझे अपने बच्चे को एक गन देनी है और अगर किसी को लाइफ में सिर्फ एक राइफल खरीदना है, एक एयर राइफल खरीदना है, आप उसे कौन सा मॉडल रिकमेंड कर रहे हो? इट डिपेंड्स ऑन विच व्हाट इज योर कमिटमेंट टू इट, और आप क्या पसंद करते हैं। हमारे मोस्ट रनिंग आइटम्स आर एथेना एंड एक्यूलिस। ओके, So there is, those guns will do everything that any other gun will do. The maximum power में जो accuracy है they will do in their class. ओके। नहीं, फॉर एग्जांपल मुझे अपने 12 साल के बेटे को एक एयर राइफल देना है, उसे मैं क्या कौन सी गन दूं? अभी 12 साल का बेटा है तो उसको कॉकिंग करने के लिए ही होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि आप जो क्लब की नाइट्रो वाली NX100 वाली मॉडल है वो आप दिला दीजिए, क्योंकि आपको पावर नहीं चाहिए। और एक्चुअली है ना, लोग पावर के पीछे बहुत भागते हैं। इट इज एक्चुअली एक्यूरेसी दैट काउंट्स। तो ये लोग, लेकिन इट्स डिफिकल्ट। वर्ल्ड ओवर मोस्ट पीपल आर अट्रैक्टेड, गाड़ी भी लेते हैं ना, तो वो पावर को तो रास्ते पे चलाते नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास पावर है। बट जो स्मूथनेस है, तो एक्चुअली इट वुड बी मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी गन कितनी स्मूथ चलते, कितनी एक्यूरेटली। तो व्हाट इज यूज ऑफ पावर इफ यू डोंट हिट द टारगेट? एग्जैक्टली। सर आप इतने सारे मॉडल्स बनाते हैं, इतने सारे डिज़ाइन की आपने बात की, आपका सबसे पॉपुलर मॉडल क्या है और वो क्यों है? अभी क्या है कि टिपिकली स्प्रिंगर्स में इन वॉल्यूम, हाँ इन वॉल्यूम हमारी एथेना मॉडल सबसे पॉपुलर है, बिकॉज टिपिकली इट इज़ द मैक्सिमम पावर दैट यू कैन गेट ऑन द इंडियन सिनारियो, एंड एक्यूरेसी भी है, अच्छा ट्रिगर भी है। अभी क्या है कि जिसको पीसीपी आप लेते हैं, लेकिन पीसीपी भरना पड़ता है, तो इन रूरल एरियाज अभी तो काफ़ी सारे कॉम्प्रेसर्स पंप भी आए, लेकिन फिर भी जो बोलता है कि मुझे इंडिपेंडेंट पावर सोर्स चाहिए, वो एथेना लेता है, क्योंकि वो नाइट्रो स्प्रिंग है, तो उसकी स्प्रिंग की लाइफ भी अच्छी है और गन का कंस्ट्रक्शन भी रोबस्ट है, तो यू कैन यूज इट फॉर ईयर्स एंड यू डोंट रिक्वायर अ पावर सोर्स। लेकिन जो बोलता है कि मुझे टॉप एक्यूरेसी चाहिए, मुझे रीजनेबल कॉस्ट में भी चाहिए, और मुझे पावर सोर्स चलो मैं मैनेज कर दूंगा, मैं पंप लूंगा या कंप्रेसर ले लूंगा, लेकिन मुझे वो लॉन्ग रेंज एक्यूरेसी चाहिए, तो वो एक्यूलिस मॉडल लेता है। सो दीज आर आवर मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स। आपने सर लॉन्ग रेंज के बारे में बात किया, और जनरली लोगों को, जिन लोगों ने खास करके एयर राइफल कभी नहीं छुआ है, एक एयर राइफल का रेंज कितना होता है? व्हाट्स द, जिसे कहते हैं ना, एनसीसी में बोला करते थे कारगर रेंज, कारगर रेंज जो टर्म से आर्मी वाले यूज करते हैं। तो एक एयर राइफल का कारगर रेंज क्या होता है और सबसे मैक्सिमम रेंज क्या होता है? और आपने कितना सर कभी फायर करके देखा है पीसीपी एयर राइफल से या नॉर्मल राइफल से? कितने दूर तक हम उसे हिट कर सकते हैं टारगेट को? अभी ये दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द शूटर। तो अभी क्या है कि आपकी एक पावर है जो आपको एक्सीड नहीं कर सकते। तो अगर आप 30 डिग्रीज, इट्स नॉट 45, 30, लॉट ऑफ पीपल थिंक इट इज 30, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस आता है। 30 डिग्री पे आप फायर करेंगे और पूरी गोली जाके आगे तक गिर जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द पावर 600 मीटर्स तक पहुंच जाएगी गोली। 600 मीटर्स इट कैन कैरी दैट मच। एयर राइफल, यू हैव टू बी, एयर राइफल इज नॉट अ टॉय। लोग लिखते हैं, हम बोलते हैं इट इज नॉट अ टॉय। सो आपको जब भी आप हाथ में गन लेते हैं तो आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप तो एयर सॉफ्ट में है, मैं मेरे बच्चे को एयर सॉफ्ट भी किसी के ऊपर कभी पॉइंट नहीं करने दी, बिकॉज गन है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी कम्स विथ इट। तो ये हुई कि मैक्सिमम रेंज। देन व्हाट इज द एक्चुअल यूजेबल रेंज? तो क्या होता है कि गोली जब बाहर निकलती है कोई भी गन की, नो मैटर हाउ पावरफुल, आपकी हाई पावर 50 BMG स्नाइपर ही क्यों ना हो, सीधी नहीं जाती है, उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो यू विल ऑलवेज हैव अ ट्रैजेक्टरी दैट इट इज फॉलोइंग। हाउ वेल यू नो द ट्रैजेक्टरी एंड हाउ व्हाट इज योर कैलिबर, उसके ऊपर। एक 12 फुट पाउंड एयर गन व्हेन वी आर सेटिंग, टिपिकली विथ द सेटअप, आई वुड जनरली जीरो द गन एट 35 मीटर्स, विच मीन्स कि नॉर्मली 40-45 मीटर्स तक मेरी ऑलमोस्ट ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके आगे मारना है तो मुझे ट्रैजेक्टरी की नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पे मैं कितना एम ऑफ करूँ। वो ले लेके, अभी यूट्यूब पे आप वीडियोस देखेंगे, अभी किसी ने डाला है मोर देन 100 मीटर्स, किसी ने तो 200 मीटर शॉट भी डाला है विद 20 जूल एयर गन। वाओ। सो विच मीन्स, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि उसकी पावर तो उतनी है, एक्यूरेसी। आपको अगर एक्यूरेसी नहीं है तो आपकी रेंज कोई मायने ही नहीं रखती है।
Okay, हाँ मतलब रेंज अगर गोली जा भी रही है, अगर आपने हिट नहीं किया तो हिट फिर नहीं की। hit और किया है। दूसरा है कि जैसे आपने बोला कि हमने पूरा सिनारियो बदला, अगर आप देखेंगे जब बिफोर प्रेसियोल जो यूट्यूब पे, आप तो काफी यूट्यूब पे एकदम नॉलेजेबल है, तो आप देखेंगे तभी के वीडियो थी कि लोग एयर राइफल से बॉटल मारते थे, टिन कैन मारते थे, दैट वाज द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। कोई कोई तो लॉन्ग रेंज पे बाल्टी भी मारते थे। हाँ वहां से आज जो वीडियोस हमारे आते हैं, हमारे चीप एयरगन से कोई ईयरबड मार रहा है, ये बट या किसी ने तो वर्टिकल कार्ड्स कट कर दिए। सो वी हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे इन Long टर्म्स ऑफ way. एक्यूरेसी। सो जिन्हें जो एक्सपेक्ट करता है एंड यूजर एक्यूरेसी, उसका डेफिनेशन बदल दिया हमने। जिन्हें इससे समझ में नहीं आया, वीडियो में जो है हम उस रेफरेंस को डाल देंगे। प्लेइंग कार्ड जो होता है ना वो बहुत थिन होता है। आई एम अ मैजिशियन, तो मुझे पता है कि जो प्लेइंग कार्ड होता है वो बहुत थिन होता है, और उसके ऊपर निशाना लगाना और उसे काटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आप प्रेसी होल देखोगे कि प्रेसी होल के राइफल से लोग उसको भी कट कर देते हैं। दैट मीन्स प्रेसी होल के जो गन्स हैं ना वो बहुत एक्यूरेट हैं और बहुत ज़्यादा ही प्रिसाइज है। जो सर जिसके बारे में बार बार बात करते हैं सर, आई गेस आप सर मैं तो लोगों को precision से बोलता obsessed हो। प्रिसियन हमारे नाम में ही है। हाँ, वी आर precision। प्रेसी। प्रेसी सर, दो मॉडल्स जो है सर, लोग ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं आपकी। वो एक PX100 और NX200। वो उस मॉडल में सर क्या खास है और वाई दे बिकम पॉपुलर, उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या रहा है? एक्चुअली क्या, तब हमने शुरू किया तभी 100 मॉडल था। सो द 100 मॉडल वॉज डिजाइंड अराउंड द देन रूल्स। तभी क्या था कि वो 1 इंच डीलूट पेनिट्रेशन का रूल था, जबकि .22 अलाउड था। ओके तो द गन वॉज कंप्लीटली डिजाइंड अराउंड टू गिव द मैक्सिमम पावर इन दोज रूल्स। जब ये नए 2016 के आर्म्स रूल्स आए तो मुझे बहुत सोचना पड़ा कि ये रूल्स कभी स्टेबल होंगे, क्योंकि कल जाके गवर्नमेंट रूल्स बदलते तो मेरा डिज़ाइन बदलता था और मेरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट होती थी। तो मैंने काफ़ी टाइम लिया और हमने फिर बाद में जब भी मालूम पड़ा कि अभी अभी ये 20 जूल्स 17 ही होना है, तो हमने एक्चुअली गन्स बनाए विद डिफरेंट स्ट्रोक्स। तो लोगों को पता नहीं होगा, सिर्फ सिमुलेशन पे नहीं है। सो आई एक्चुअली हैड गन्स मेड विद 85 mm स्ट्रोक, 90 mm स्ट्रोक, 95 mm स्ट्रोक, 100 mm स्ट्रोक, सो दैट वी नो कि कौन से पावर पे बेस्ट स्वीट स्पॉट आता है। मुझे 20 जूल गन बनानी है, मुझे ऐसी नई गन बनानी है जाकि एंड यूजर उसको ट्विक करके बहुत ज़्यादा पावर करे, unnecessarily, play around with that. So, but at 20 joules, I want a very smooth shooting gun. तो हमने उसके अराउंड NX200 डिजाइन की। एट द सेम टाइम वी केम अप विद द क्लासिक स्टॉक जो फायर आर्म का लुक है। बहुत लोगों को एयर राइफल लेते हैं, लेकिन अरमान है कि मैं फायर आर्म लूँ, तो हमको वो अरमान पूरा कर। सी फाइनली वी आर सेलिंग अ ड्रीम टू समबडी। एग्जैक्टली। सी आप शूट तो करते हैं, लेकिन आपके मन में तो आप काउबॉय है ना। हाँ आप स्नाइपर है। हाँ तो फाइनली आई एम केटरिंग टू दैट मार्केट। तो वो क्लासिक स्टॉक वेंट ऑन टू बिकम अ बिग हिट। तो वी ऑलरेडी हैड अ स्टैंडर्ड स्टॉक विच इज वेरी गुड टू यूज। आगे जाके तो हमने मैच गन्स भी बना है, बुलपअप भी बना है, ऑल दैट इज देयर। बट द मोस्ट पॉपुलर वन इज द 200 NX एंड द एक्यूलिस। में क्या हुआ कि वी डिजाइंड द फर्स्ट PCP for a commercial market. So the idea was to make it so simple and efficient कि आप वो कॉस्ट में बहुत अच्छी गन दे सके। तो उसके ऊपर भी काफ़ी मेहनत हुई। इट इज सी गन बनती तो है, लेकिन उसके पीछे से, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर जब भी कंसल्टिंग करता है वो 5 मिनट का उसका टाइम का ये नहीं है वैल्यू, उसने पहले 25 साल का एक्सपीरियंस की वो वैल्यू है। तो फाइनली ये जो गन बनती है उसके पीछे बहुत लेबर है, पैशन है, जो कि इट इज सीन इन दैट गन। सर, जो एक्यूलिस की आप बार बार बात कर रहे हैं, व्हाट्स द जर्नी ऑफ डिजाइनिंग एक्यूलिस? और अभी वो सबसे ज़्यादा जो है ना डिमांडेड गन है मार्केट में, तो टेल मी द जर्नी अबाउट एक्यूलिस। तो एक्यूलिस का मेन जान है ना, इट इज हिज वाल्व डिजाइन। सो क्या होता है कि लोगों को लगता है कि PCP क्या है कि एक वाल्व है, उधर तो एक हैमर से फटका मारना है और एयर निकालना है। अभी ये एफिशिएंटली कंसिस्टेंसी कैसे करना है, सो द डेविल इज इन द डिटेल्स। तो इसका वाल्व वैसे डिजाइन किया गया है दैट इट एक्ट्स एज अ मीटरिंग डिवाइस। तो आपको ना ही वो एयर छोड़ता है, बट इट कॉम्पनसेट्स प्रेशर विथ वॉल्यूम। तो जब भी आपके हाई प्रेशर पे है, ये इट्स नॉट जस्ट द वाल्व, इट इज द हैमर, द स्ट्रोक एंड ऑल दैट, द बैलेंस, द स्प्रिंग, उसका पूरा जो बैलेंस है ऐसे मैच किया गया है कि वो जब भी हाई प्रेशर है तभी वो इनएफिशिएंट है और कम एयर छोड़ता है, और जब भी वो लोएस्ट प्रेशर पे आएगा तभी वो
ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ती है और ज़्यादा एयर छोड़ता है। कॉपी करने के वाले को वो दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं वही पूछने वाला था, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक्चुअली की बहुत सारी लोगों ने कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कोशिश, क्योंकि कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने पहले बताया। तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? आपके मॉडल को जो लोग कॉपी कर रहे हैं, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? See, I mean, it is not economically nice, but I will say that imitation is the most sincere form of flattery. एग्जैक्टली। So, if mine is the most copied gun, then that is the gun that is selling the most. अब नहीं चलने वाली चीज को तो कोई कॉपी नहीं कोई करता कॉपी है। नहीं करेगा। कोई अगर किसी को कॉपी करना और है तो किसी सबसे बेस्ट अच्छी को। चीज है उसको, और जो मैन्युफैक्चरिंग में सिंपल है डिजाइन, इसलिए वो कॉपी करते हैं। अच्छा, लेकिन वो व्हाट आई विल पुट इट हियर इज दैट यू कैन कॉपी माय डिजाइन बट यू कांट कॉपी माय क्वालिटी। एग्जैक्टली, यस। आई गेस कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप जो एक पैशन होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, जो अंदर से आता है, वो जनरली करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सर, अभी हम आर्म्स रूल के बारे में बात कर रहे थे, आर्म्स रूल 2016 के बारे में। जब भी आर्म्स रूल आया तो जो व्हाट वाज द चैलेंजेस, क्या इशू आई? आई एम श्योर कि आपको कुछ या तो फ़ायदा हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा। उस समय के बारे में थोड़ा सर मुझे गाइड इट करिए। वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम बिकॉज तभी तक इंडियन मार्केट पे 0.22 चलता था। 85% ऑफ आवर प्रोडक्शन वॉज 0.22। 80%, 85%, 85%। बिकॉज वो मार्केट पे वो चलता था। और ड्राफ्ट रूल्स जब भी आए उसमें कुछ भी नहीं लिखा था कि ये डायरेक्टली बंद करेंगे। एंड वन फाइन डे ऑन 16 जुलाई वी गॉट द न्यूज, इट वाज लाइक अ बॉम्ब कि, और वी वर इन, हम क्या कर पाएंगे अभी? 85% अपना प्रोडक्शन बंद हो गया। बट फ्रॉम देयर वी टुक इट एज अ चैलेंज दैट वी सेड दैट वी विल डेवलप द फाइनेस्ट इन 177. So we'll make the 17 do things that the 0.22 could never do, which is actually true. लॉन्ग टर्म में हमको फायदा क्यों हुआ कि हमको 2 प्रोडक्ट नहीं बनाने पड़े। वी कुड कॉन्सेंट्रेट ऑन 1 एंड देन वी डेवलप दैट 177 टू अ लेवल विच आई विल से दैट टूडेज 177 एट 20 joules इज वे बेटर देन वो टाइम का 0.22। लोगों को कुछ भी लगे, इट विल बी मोर एक्यूरेट, इट विल हैव अ फ्लैट ट्रेजेक्टरी, इट विल हैव अ लॉन्गर रेंज than there, but that challenge was there. From there we picked up, और तभी हमको और भी चीज़ें challenges आई, जैसे कि GST आया, डिमोनेटाइजेशन हुआ। लेकिन वो सब चीज़ में एक्चुअली हमको फायदा हुआ, बिकॉज वी वर वेरी ऑनेस्ट पीपल हु ऑलवेज वेंट बाय द रूल्स। तो वो टाइम पे बहुत लोग उसको टॉय गन बोल के टैक्स नहीं भरते थे। हमको तो लेवल फील्ड प्लेइंग आया, तो हमको GST से बेनिफिट हुआ। एग्जैक्टली। हमने तो कभी ब्लैक का धंधा किया नहीं, तो हमको कभी प्रॉब्लम ही नहीं था। सो वी ऑलवेज बेनिफिटेड बिकॉज वी वर ऑलवेज लॉ अबाइडिंग। और हमारा कोशिश यही है कि वी ऑलवेज स्टिक टू द लॉ, टू द लेटर। वी डोंट वांट टू, यू नो, बिकॉज वी आर हियर इन इट फॉर द लॉन्ग रन, वी आर नॉट सम फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। सर, आप अभी आर्म्स रूल के बारे में बात कर रहे थे, ड्राफ्ट के बारे में आपने बात किया। जनरली जो लोग ड्राफ्ट के बारे में बात करते हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ड्राफ्ट तो रहता ही है, आई गेस। तो अगर आपको आर्म्स रूल में अभी कुछ चेंजेस करने हैं, या अगर आप करना चाहेंगे, या आपके पास कोई सजेशंस हैं, मे बी वो वीडियो उन तक पहुंच जाए, क्या आपके पास कुछ सजेशंस हैं आर्म्स रूल में चेंज के लिए? आई मीन वी वांट टू हैव रिस्पॉन्सिबल गन ओनरशिप। क्या होता है कि गन तो एक टूल है, क्राइम करने वाला दिमाग होता है। आप गाड़ी भी मिसयूज करते हैं, किचन नाइफ भी मिसयूज कर सकते हैं, कुछ भी सकते। जो क्रिमिनल माइंडेड है वो तो क्रिमिनल माइंडेड है। गन बाय इटसेल्फ इज नॉट द ये, बट एट द सेम टाइम यस, आप बोलेंगे कि एक से अभी 1722 में रियली कोई फर्क नहीं है। आप पावर लिमिट अगर डिफाइन करते हैं तो आप बड़े कैलिबर भी अलाउ कर सकते हैं। और आप अगर एयर राइफल के लिए अलग से लाइसेंस रखेंगे विच इज़ ईजियर, जैसे कि यूके में क्या है, एक FSC होता है which is a firearm certificate, so it is easier to obtain. अपने यहाँ तो more or less firearm possess करना next to impossible है unless you are doing only target shooting. But a lot of people want to have fun. Yes. See, क्या है कि हम ये भी promote करते हैं that you should see everybody cannot become a Olympic champion. आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आपको उसमें, आप घर पे तो खेलते हैं ना, तो सब जाके प्रीमियर लीग में नहीं खेलते हैं या तो इंटरनेशनल नहीं खेलते हैं, लेकिन आप गली में भी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको आनंद मिलता है। आप टेबल टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो आप वो गेम ही है, तो वो अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू एक्सेस। बट इन द पीपल शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल एंड डू इट इन
सेफ मैनर. सेफ मैनर. आई थिंक इस पे सबसे गवर्नमेंट को तो हम जो भी बोलें, पहले हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. इम्पोर्टेंट. सो बिकॉज क्या होता है, गवर्नमेंट अगर आप मिसयूज करेंगे कोई चीज को, तो गवर्नमेंट तो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट टू टेक केयर ऑफ द आम जनता की केयर लेने की. आई थिंक एज एन हम लोग गन लवर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गन को सही तरीके से चलाएं. अगर कोई उसका मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें हम गाइड करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए. अल्टीमेटली हमें ही सफर करना पड़ेगा अगर इन द लॉन्ग रन. हाँ, इन अ वेरी वेरी लॉन्ग रन. अगर लोग इसका मिसयूज नहीं करते या अगर उसको ट्विक ना करें और हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, तो हमारे पास, यू नेवर नो, हमारे पास .22 या दूसरे राइफल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे इंडियन मार्केट में. सर, जब भी मैं किसी शूटिंग रेंज पे जाता हूँ ना, मुझे सबसे पहले जो गन दिखता है वो है प्रेसियोल. और प्रेसियोल ने अब कॉम्पिटिशन्स वाले एयर राइफल्स भी बनाना स्टार्ट किए हैं. तो व्हाट वाज द जर्नी टू डेवलप अ कंपटीशन के लिए जो एयर राइफल, उस मॉडल को क्या कहते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आए उसके अंदर, एंड व्हाट वाज द होल जर्नी फॉर मेकिंग अ कंपटीशन एयर राइफल? मेरा बैकग्राउंड तो ऑलवेज कंपटीशन शूटिंग था. तो जब भी मैं गन पहले बनाता था तो सोचता था कि इसको मैं कंपटीशन गन कैसे बनाऊं. तो ओरिजिनल डिज़ाइन में ही कभी भी सोचा जाता था. अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर कंपटीशन, जो हाई लेवल कंपटीशन है, बहुत गिने चुने लोग हैं, बिकॉज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, डिमांडिंग. तो एवरीबडी में नॉट शूट कंपटीशन. लेकिन वो गन दुनिया में बहुत कम कंपनीज है, 5-6 गिनी चुनी कंपनीज है, वो लेवल की, ओलंपिक लेवल की गन्स बनाते हैं. तो उसका मार्केट भी बहुत लिमिटेड है. तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं मेरी एग्जिस्टिंग गन को कंपटीशन गन बनाऊं, ताकि मुझे इन्वेस्टमेंट उतना नहीं करना पड़े, फिर मेरी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी. सो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. तो आप देखेंगे कि जो भी ब्रेक बैरल गन है उसका हमेशा एक कंपटीशन मॉडल होता है. जैसे कि हमने 100 सीरीज चालू की तो डे 1 पे ओरायन थी और दूसरी जो पोलैरिस थी और क्लब मॉडल थी. तो वो लो पावर में हमने कभी भी क्लब मॉडल 7.5 जून वाली बनाई है. एक्लिस बनी तो एक्लिस के साथ में क्लब एलिट बनी, और जूनियर अभी है, और मैच प्रो जूनियर भी बनी. तो उसका मेन जो जान है, वो जो रिसीवर है, वो वही है. लेकिन आगे जाके अभी हमको रियली वर्ल्ड क्लास जब भी बनानी है तो इट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड है. लेकिन आई थिंक नाउ द टाइम हैज़ कम. सो हमारी नेक्स्ट ईयर में प्लान है कि हम सेम क्वालिटी की गन बनाए जो कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड है. तो द चॉइस शुड बी व्हाट द शूटर लाइक्स, not because, and we want people to buy our guns not because they are cheaper, they should buy because they are better. the best. जो से कॉम्पिटिशन्स के लिए जब हम बात कर रहे हैं, जो टारगेट स्पोर्ट्स के लिए करते हैं, उस मॉडल का नाम क्या है? अभी तो हमारी फिलहाल मैच प्रो करके है. मैच प्रो राइफल भी है, मैच प्रो पिस्टल भी है. और वो गन से आप एकदम बिल्कुल इंडिया में टॉप मोस्ट लेवल तक शूट कर सकते हैं. एज येट आई विल से वी हैव नॉट रीच द बेस्ट इंटरनेशनल लेवल. लेकिन आज आप इवन ट्रायल्स में यूज करते हैं लोग हमारी गन्स, नेशनल लेवल तक तो यूज ही करते हैं. तो ये स्टार्ट पॉइंट तो मिलता है. अभी आपके पास मान लो 2.5 लाख रुपए की गन है तो आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे. लेकिन वो एंट्री पॉइंट तो हमने दे दिया ताकि शूटर वो लेवल तक पहुंच जाए. सर, मैच प्रो का कॉस्ट कितना है? 45,000. सो मैंने सिर्फ ये जान के पूछा, क्योंकि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड की मैच की कंपटीशन की राइफल ढूंढोगे, वो 2.5 लाख से 4 लाख के आसपास मिलता है, और मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है. और आप सेम 45,000 रुपये में जो है खरीद सकते हो. पहले तो सर इसके लिए धन्यवाद. मैं हाथ जोड़ करके ना आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये इंडियन शूटर के लिए इतना बड़ा काम किया है. दैट इज़ ट्रूली रिमार्केबल. बहुत से लोगों का जिनको मैं जानता हूँ, इनफैक्ट मैं भी उनमें से एक हूँ. जब स्कूल में मुझे शूटिंग करना था और मैंने अपने टीचर को बोला कि मुझे एज एन कैरियर, मुझे स्पोर्ट्स, जो वो कहते थे तुम योगा खेलने आओ, तो मैंने कहा मुझे योगा नहीं करना है, मुझे शूटिंग करना है. एंड देन उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला तुम्हें पता भी है एक एयर राइफल कितने का आता है? और आई थिंक जब से आप मैच प्रो इंडिया में रिलीज़ किया है, बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें शूटिंग करना होगा, जिन्हें ओलंपिक्स की तैयारी करनी होगी, या फिर उन्हें जस्ट फॉर फन स्पोर्ट्स के लिए शूटिंग को अपनाना होगा, आई थिंक इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है. दैट इज़ ट्रूली कमेंडेबल. मतलब बहुत ही अमेजिंग है. आपकी सर सारी राइफल्स जो बनती है ना, वो इंडिया में बनता है, और सब कुछ आप इन हाउस करते हैं. गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया है. मेक इन इंडिया से आपको सर कितना फ़ायदा हुआ है, और व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट आपके ब्रांड के लिए? आवर विजन वाज ऑलवेज मेड इन इंडिया, नॉट मेक इन इंडिया. देयर इज अ डिफरेंस.
आज क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज बोलते हैं हमने मेक इन इंडिया किया, यानी क्या कि पूरा किट बाहर से लाए और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से जोड़ दिया। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसकी कोर टेक्नोलॉजी हमारी इन हाउस हो, जैसे कि बैरल की टेक्नोलॉजी, बाकी भी चीज़ है तो हमारा डिज़ाइन इन हाउस है इन इंडिया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, हमारा टेस्टिंग इन इंडिया। और हमने यहाँ तक लाया कि मीन्स लिटरली नो पार्ट सी, अभी आप बोलेंगे वर्ल्ड इज अ स्मॉल प्लेस टुडे, कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि रॉ मटेरियल तो बाहर से आता है, वो तो होता है, लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश है हमको सेल्फ रिलायंट बनना है, हमको कहीं पे भी डिपेंडेंस नहीं चाहिए, इसलिए वी वांट टू बी मेड इन इंडिया, नॉट इवन मेक इन इंडिया। अमेजिंग सर। आप हम बार बार वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं और प्रेसी होल वर्ल्ड लेवल पे शूटिंग के लिए जो है अपने आप को बेंचमार्क सेट कर रहा है। आप चाहते हैं कि इंटरनेशनली भी जो शूटर्स हैं वो प्रेसी होल के एयर राइफल्स ही इस्तेमाल करें। उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए प्रेसी होल क्या क्या चीज़ें कर रहा है? अभी पहले तो वी आर रियली वर्किंग ऑन द क्वालिटी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अभी तक आपने तो देखा रहेगा कि इंडिया में गन्स इंपोर्ट होती थी, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपोर्टिंग। तो हमारी एराम्स यूके कंपनी के साथ टाई अप है, वो विल बी एक्सपोर्टिंग आवर गन इनटू देयर 40 कंट्रीज, नॉट ओनली द यूके। और उनकी जो नई मॉडल है हम इंडिया में बनाएंगे उनके लिए। सो नाउ द इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ दैट लेवल हैज़ द कॉन्फिडेंस दैट इंडिया में जो चीज़ रियली, नहीं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। इट इज़ नॉट, और इंटरनेशनल जाने के लिए ना कि सिर्फ परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, लेकिन वो जो फिनिशिंग है, हम इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत टाइम है हमने देखा है कि वो लास्ट 90% तक जाके फिनिशिंग में चोक होते हैं। तो वो फिनिशिंग हमने बहुत मेहनत की है यहाँ पे, उसकी वजह से जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट पे गए हमको दिक्कत नहीं आई। वाह, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई ब्रांड आपको प्रमोट करता है या उसको मार्केट करता है तो आपके प्रोडक्ट में ज़रूर कोई ना कोई बात है। और आई कैन प्राउडली से वॉच फॉर इट की प्रेसी होल ने उस चीज़ को सरपास किया है उनकी क्वालिटी में। अभी आप सर बहुत से नई चीज़ों पे काम कर रहे होंगे, आप बहुत से नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। व्हाट इज़ इन द पाइपलाइन फॉर एयर राइफल और एयर पिस्टल? क्या चल रहा है सर दैट यू आर वर्किंग ऑन? सी, अ लॉट ऑफ डिमांड वाज देयर। बहुत टाइम क्या होता है कि वो चीज़ों में काफ़ी साल जाते हैं एंड वी नेवर रिलीज एनीथिंग अनलेस वी आर श्योर इट इज़ परफेक्ट। क्या होता है, हमारे पास डेवलप तो रहता है, लेकिन आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि वो चीज़ मैं प्रोडक्शन लेवल पे कंसिस्टेंटली दूँ। क्या, नहीं तो क्या होता है, मैं तो जल्दी रिलीज, आई डोंट वांट टू बी द फर्स्ट ऑन द मार्केट, आई वांट टू बी द बेस्ट ऑन द मार्केट। बेस्ट। तो क्या है कि अभी हम रेगुलेटर पे भी काम कर रहे हैं, बिकॉज कंपटीशन गन्स में और अदर गन्स में रेगुलेटर लाना है। अभी तो अपने बॉटल मॉडल्स भी लॉन्च कर रही है बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर मोर नंबर ऑफ शॉट्स, अलग पैटर्न्स, यू नो इट इज़ मोर अबाउट यू नो इंटरेस्ट जो चल रहा है मार्केट पे, बुलपअप पैटर्न्स, बॉटल मॉडल्स, यू नो एडजस्टेबल बट्स, फोल्डिंग बट, एक कॉन्सेप्ट जो हमने लाया जो कि था ही नहीं कभी, हार्पी की पिस्टल थी, जो पिस्टल विल लिटरली आउटशूट अ राइफल। आज तक कोई, आप फायर आर्म से भी 50 मीटर पे वो ग्रुप मार के बताए कोई जो हार्पी से मार सकता है, और उसमें भी हमने फोल्डिंग बट भी दिया। तो एक कॉम्पैक्ट गन है, एक फन शूटिंग है, अलग मार्केट है। अमेजिंग। मतलब प्रेसी होल हमेशा नए नए चीज़ों पे इनोवेट करता आता है, जो कि आप सिर्फ शूटर्स के लिए नहीं, जो लोग फन लविंग के लिए भी गन्स का इस्तेमाल करते हैं, राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जो है काफ़ी मज़ेदार है। हाउ डू यू सी इंडियन स्पोर्ट्स? मतलब अभी जो शूटिंग स्पोर्ट्स है, नॉट फॉर द फन की हम बात कर रहे हैं, पहले हमने फन के बारे में बात की थी। इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स हाउ डू यू सी अभी, और प्रेसी होल उसमें क्या योगदान दे रहा है या देना का प्लान कर रहा है? व्हाट्स द विजन? इंडियन शूटिंग रियली रियली एज अ कम अ लॉन्ग वे। मैंने जब भी शुरू किया तभी लोग जब भी कंपटीशन में जाते थे तो बात क्या होती थी कि वहाँ जाके शॉपिंग करेंगे, ये देखेंगे, क्योंकि वो लेवल ही नहीं था कि हम वो मेडल लेके आए। आज इतने कमिटेड है, और एक नहीं, हमारे पास इतने सारे शूटर्स है कि हमारे चांसेस ऑफ मेडल्स है ही है, मतलब मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि इतने, एक नहीं है, मल्टीपल शूटर, और अभी तो मिलते ही है। ओलंपिक में है, वर्ल्ड कप में है, एशियन गेम्स में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में। शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए सर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, माइंड कामनेस बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है डेडिकेशन जरूरी होता है। आपको डेली जो है एक ही चीज़ को रिपीट करना पड़ता है। हाउ डू यू थिंक कि ये सब चीज़ें लाइफ में डिसिप्लिन वगैरह इनकर करने के लिए शूटिंग स्पोर्ट्स कैसे मददगार हो सकता है
अगर कोई पेरेंट इसे देख रहे हैं, अगर अपने बच्चे के अंदर डिसिप्लिन या कामनेस लाना चाहते हैं, तो शूटिंग स्पोर्ट्स कैसे उनको हेल्प कर सकता है? शूटिंग इज अ स्पोर्ट वेयर बच्चा है ना, वो इनडिसिप्लिन हो ही नहीं सकता है। अगर उसको रेंज पे एंटर करना है, उसको ही हैज़ टू बी डिसिप्लिन, ही हैज़ टू बी सेफ्टी कॉन्शियस, ही हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल। गन ऐसी चीज़ है, आप हाथ में लेंगे उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है। और दूसरा कि जब शूटिंग करता है बच्चा, उसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है, क्योंकि दूसरे स्पोर्ट में ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरफ वो उसके टारगेट और उसके साइड्स के ऊपर, उसके ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करके करना है। तो ये चीज़ तो आपके रेगुलर लाइफ में आएगी। तो हमने देखा है कि जो भी बच्चे शूटिंग करते हैं, जो एकदम नॉटी बच्चा है, वो भी डिसिप्लिन हो जाता है शूटिंग में आने के बाद, और उसकी स्टडीज़ भी इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। और जैसे कि कोई भी स्पोर्ट में है, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क है। टैलेंट से भी ज़्यादा मैं कहूँगा इट इज़ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन दैट पेज ऑफ। सर, अभी आपने शूटिंग के बारे में बताया कि पढ़ाई में बच्चा और तेज हो जाता है और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। बहुत से लोग शूटिंग एज एन स्पोर्ट्स में, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में भी हेल्प करता है। तो क्या बेनिफिट होता है अगर आप शूटिंग स्पोर्ट्स को अपनाते हो? तो पहले क्या था कि शूटिंग में उतना ये नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द रिकग्निशन कमिंग, आज आपको रेलवेज में जॉब मिल सकता है, या सर्विसेज में जॉब मिल सकता है, या आप इवन आपकी खुद की रेंज शुरू कर सकते हैं। अभी तो टॉप शूटर्स ने अच्छा, उसमें अच्छा ये है कि वो और शूटर्स बनाते हैं, और वो लेवल के अगर आज किसी ने ओलंपिक जीता है या इंटरनेशनल मेडल जीता है, वो लोग अगर रेंज शुरू करते हैं, वो कोच बनते हैं, वो दूसरे को ट्रेनिंग देते हैं, तो ये स्पोर्ट इतना प्रमोट होता है। इसी में थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा, अलग अलग किसी भी चीज़ में अलग अलग फील्ड्स होते हैं। अगर कोई शूटिंग से अपने आप को रिलेट करना चाहे, कितने करियर ऑप्शंस हैं? क्या क्या बन सकता है? कोच, शूटर, डीलर, क्या क्या ऑप्शंस हैं? बहुत कुछ है। से डीलर तो एक अलग बात हो गई, लेकिन मेनली आप देखेंगे कि शूटिंग के साथ, मान लो अभी मेरे क्लोज फ्रेंड है, क्या वो कैपापी स्पोर्ट्स चालू किया, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। मैं उनसे साथ क्लोजली जुड़ा था। ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आज ओलंपिक्स में कोई यूज करता है तो उनके जैकेट, ट्राउजर 5 out of 8 फाइनलिस्ट यूज हिज इक्विपमेंट। और इंडिया की तरफ से आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस। ना कि ये है तो एक्सेसरीज का बहुत बिजनेस है। तो कोई लोग शूटिंग ग्लासेस बनाते हैं, कोई लोग टारगेट्स बनाते हैं। अभी हमारे ही पहचान वाले हैं कि क्यू शॉट करके है, वो टारगेट्स बना रहे हैं। और कोई प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स, प्लिंकिंग के टारगेट्स बनाते हैं, प्लिंग स्पोर्ट्स है, वो कंपटीशन रन करते हैं ताकि ज़्यादा लोग आके, हम भी करते हैं, हम भी प्लिंक विद प्रेसियोल रखते हैं। तो मेरा विजन है कि ये शूटिंग का एक्टिविटी इतना बढ़े दैट इंडिया कैन बिकम अ हब फॉर शूटिंग। और बाकी भी मैन्युफैक्चरर्स है, अपार्ट फ्रॉम मेरा कंप्लेंट रहेगी कि आप कॉपी मत करो, आप खुद का इनोवेशन लाओ। आज टर्की जैसी कंट्री है, वी कैन बी द हब फॉर शूटिंग इन द वर्ल्ड। एक कंपनी क्यों, 10 कंपनी खड़ी हो सकती है इंडिया के। और कल से आज जब भी कोई बोलता है मेड इन इंडिया, तो सोचता है ये मैं गन लूँ या नहीं लूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। मेड इन इंडिया हैज़ टू बी द, इंडिया में गन बनती है तो अच्छी बनती है। आज हम क्यों बोलते हैं कि मैं जर्मन गन लेना चाहता हूँ? क्योंकि जर्मनी के मैन्युफैक्चरर्स ने वो स्टैंडर्ड बनाया है। हमको इंडिया में एक नहीं, अनेक लोगों को अलग अलग, हमको वो कंट्री का ये अपना नाम, अपना इंडिया का नाम दुनिया के मैप पे डालना है। तूती बोलनी चाहिए, वो होनी, वी शुड हैव दैट विजन। शुड हैव दैट विजन कि दुनिया में तूती बोलनी चाहिए हमारी। मतलब गन्स है तो हमारे है। इंडिया, मेड इन इंडिया शुड बी अ वर्ल्ड स्टैंडर्ड। हाँ, अच्छा, प्रेसियोल स्पोर्ट्स से प्रमोट करने के, जैसे हम बात कर रहे थे, इसे प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है शूटर्स के लिए। आप क्या कोई कम्युनिटी प्रोग्राम चलाते हैं? डू यू हैव अ स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम? या क्या क्या एक्टिविटीज़ प्रेसियोल अभी कर रहा है, या फ्यूचर में आपके प्लान हैं? और डू यू हैव समथिंग फॉर स्पॉन्सरशिप? कैन यू गाइड अस थ्रू? हमारा कहना है कि दो आई एम अ कॉम्पिटिशन शूटर माई सेल्फ, दैट इज नॉट द ओनली वे टू हैव फन विथ द गन्स एंड शूटिंग। बहुत लोग हैं जो कि मे बी बिकॉज ऑफ देयर एज, बिकॉज ऑफ देयर अदर कमिटमेंट्स, मे नॉट be able to shoot Olympics or competitions, but they definitely love guns and would like to have fun with them. So for them, we want to have an avenue for safely doing it. तो हम जैसे कि अलग अलग इवेंट्स करते हैं कि we like to promote all kinds of shooting, okay, so long as it is safe and responsible. Exactly. So जैसे कि एक इनिशिएटिव था, प्लिंग स्पोर्ट ने किया था, so प्लिंकिंग कंपटीशन थी।
तो उसमें भी हमने स्पॉन्सरशिप दी थी। आगे जाके हमने खुद का एक लिंक विद प्रेसियोल किया ताकि हमारे प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए। सो बेसिकली यू हैव फन विद आवर प्रोडक्ट्स एंड वी स्पॉन्सर दोस इवेंट्स। इसके अलावा ट्रायो ने एक बेंच रेस जैसे इवेंट को इंडिया में लाने की कोशिश की थी, तो उसमें भी हमने स्पॉन्सरशिप दी और हमने उसके लिए गन्स, स्पेशल गन्स बनाई है, उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट भी किया ताकि पीपल कैन शूट बेंचरस विच इज़ अ वेरी हाईली प्रिसिशन इवेंट बट एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट। तो हमने पूरी गन स्पॉन्सर की ताकि आपको आओ और आप शूट करो। तो हमारी लगातार ये कोशिश है कि वी कैन गिव बैक टू सोसाइटी। गिव बैक टू सोसाइटी। श्योर कि ये 100 गुना 1000 गुना आगे बढ़े और आप ऐसे ही लोगों की हेल्प करते रहे। अगर आप में से कोई भी जिसे देख रहा है, दे नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस, आप प्रेसियोल स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे जा सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड सर, और उनकी टीम जो आपको गाइड करेंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक प्रेसियोल में मैंने एक चीज़ नोट किया है, जो बट होते हैं आपके, सारे बट सिंथेटिक होते हैं। वुडन बट मैंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बिल्कुल नहीं देखा है। क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द विजन? सी वुडन है ना, क्या है कि वुडन आर वेरी नाइस बट्स। मुझे खुद भी वुड बहुत पसंद है, बट वुड इज़ अ डिप्लीटिंग रिसोर्स। तो अभी क्या है कि, और दूसरा कि वो बट बनाने के लिए बहुत सारा स्किल भी लगता है और बहुत सारी मशीनरी लगती है। तो वी टुक द कॉल दैट वी विल गो इनटू सिंथेटिक्स बिकॉज वन इज की एनवायरमेंटल रीजंस, लेकिन एट द सेम टाइम इन अ लिमिटेड मैनर वी वांट टू हैव वुड इन द फ्यूचर। स्पेशली जो टारगेट गन्स बनेंगी वहाँ पे जो वुड का फील है वो आप सिंथेटिक से नहीं दे सकते। इवन आप 3D प्रिंटिंग करेंगे वो सेम फील नहीं है। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो इन द future we want to have at least in a limited manner wooden butts. We are working. डिज़ाइन से सर मुझे याद आया, इन फ्यूचर में प्रेसियोल के सारे राइफल्स में मैंने देखा है सप्रेसर अटैच्ड ही होता है और फिक्स्ड ही होता है। क्या है उसका रीजन? सी बेसिकली क्या है कि इंडियन लॉ जो है इन 2016 विच केम, इट स्टेट्स दैट यू रिक्वायर अ लाइसेंस टू पोजेस अ सप्रेसर फॉर अ फायर आर्म। ओके, अभी आप बोलेंगे मैं तो सप्रेसर एयर राइफल पे लगा रहा हूँ, लेकिन अगर वो सप्रेसर फायर आर्म पे काम करे एक शॉट के लिए भी, तो लीगली सिर्फ कोई हमारे पीछे नहीं पड़ा है, बट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट नोबडी फॉल्स फाउल ऑफ द लॉ। तो आई हैड स्टडीड यूएसए लॉ, दे हैव सिमिलर लॉज। तो वहाँ का वो क्या बोलते हैं कि अगर आप निकाल के सप्रेसर एक शॉट भी फायर आर्म पे चलता है तो आपको इसको लाइसेंस लेना चाहिए। वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सीज। तो हमारा टेक क्या है कि हमने सप्रेसर दिया है, वी हैव डिजाइन्ड अ सप्रेसर व्हिच इज डिजाइन्ड ओनली फॉर एयर राइफल। इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन द फायर आर्म रियली, क्योंकि अंदर फेल्ट है, बैफल्स है, प्लास्टिक के स्पेसर्स है, सो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड ऑन द फायर आर्म। The second is we are actually bonding it onto the gun ताकि it cannot be used on any gun apart from this air rifle. So we are just keeping ourselves legally safe. Smart. And the end user also legally safe. Yes, बहुत ये सर, ये मूव काफ़ी स्मार्ट है। और हम जब लीगल की बात कर रहे हैं, इंडिया में एक बहुत ज़्यादा अजीब सा सवाल आता है। कई हम राइफल्स लेकर के कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो लोग पूछते हैं इसका यूजेस क्या है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट्स द लीगल यूजेस ऑफ एयर पिस्टल्स एंड एयर राइफल इन इंडिया, क्या आंसर होना चाहिए? So it is basically to have some fun in shooting. See, anything can be misused. आप टारगेट शूटिंग फायर आर्म से भी करते हैं, वो भी लीथल है। एयर राइफल्स आर लेस लीथल, बट अगेन आई विल स्टेट दैट दे आर नॉट टॉयज, दे हैव टू बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड सेफली। लेकिन आई मीन व्हाई शुड समबडी नॉट हैव फन? सी वी आर अ कंट्री वेयर हमारे इवन गॉड्स के पास भी बो एंड एरो होता है। तो हमारे कंट्री में वी आर पीपल हु वर्शिप गॉड्स, एंड हमारा तो सबसे बड़ा ये है अर्जुन है, जो कि सो टारगेट शूटिंग हैज इज इन आवर ब्लड। तो व्हाई शुड वी नॉट एंजॉय डूइंग दैट? मैं सर पंजाब में पला बड़ा हूँ और मैं अपने दोस्त को बोलता रहता हूँ, इंडिया में तो सर भगवान भी हथियार लेके चलते हैं। जो ऑल आवर गॉड्स आर आर्म्ड। हम सब हमारे सारे भगवान जो है आर्म्ड हैं। जब आप सर किसी भी फील्ड में रहते हो और बहुत समय से सेम फील्ड में आप रहते हो, तो आपको फीडबैक बहुत सारा मिलता है। और कई बार जो फीडबैक ना बड़ा अमेजिंग होता है, बहुत ही यूनिक होता है। कोई ऐसा फीडबैक है आपके कस्टमर से, एक नहीं हो सकता अनेक, जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल है या बहुत आपके लिए जो है ना एक यूनिक टर्निंग पॉइंट है? टेल मी अबाउट द फीडबैक। ये बहुत सारे आते हैं एंड इनफैक्ट जब भी कोई शूट करते हैं हमारी गन से और मेडल लेते हैं, खास करके छोटे बच्चे, और बोलते हैं कि मैंने ये स्कोर किया आपके गन से, सो दैट इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड फॉर अस।
क्योंकि somebody I have been able to make somebody happy. दूसरा है कि वी हैव पीपल मीन्स जैसे कि फैन क्लब है, वी हैव पीपल हु बाय ईच एंड एवरी मॉडल ऑफ प्रेसियोल दैट इज आउट. इतने पसंद करते हैं हमको, तो वो हमको खुशी होती है कि कोई हमको इतना पसंद करता है. अमेजिंग सर. सर बहुत से आई एम श्योर कि आप बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहे होंगे. व्हाट्स द फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या क्या प्रेसियोल नया लेके आने वाले हैं? क्या व्हाट्स द फ्यूचर? See, like I told you, the one of the thing is to make the topmost target rifles. Added to that, whatever features जो लोग ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट पे देखते हैं और बोलते हैं, जैसे कि बॉटल्स है, जैसे रेगुलेटर्स है. Already see, the main thing to crack in a gun is a barrel, a damn good trigger, a good firing cycle, and the ergonomic butt, which we are already giving. बाकी के कैसे है कि हमेशा तो फैशन है ना, आप सेम गाड़ी तो कितनी भी अच्छी हो, आप बोलेंगे कि अगले साल तो नया मॉडल आना चाहिए, तो वैसे होते रहते हैं. अब मैं जो पूछने वाला हूँ ना, ये हो सकता है बहुत कम लोगों को पता है. एक हफ्ते पहले तक मुझे भी नहीं पता था. इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग. टेल मी अबाउट प्रेसियोल आर्म्स. व्हाट्स दैट और क्या होने वाला है? अगर आप आर्म्स बना रहे हैं या बनाने वाले हैं तो ये तो सब कुछ ही चेंज कर देगा. जैसे आप एयर राइफल्स में आए और एयर पिस्टल्स में, तो इंडियन का पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया. और अगर आप आर्म्स बनाने वाले हैं तो कमाल ही होने वाला है. व्हाट्स दैट? प्लीज़ गाइड करिए मुझे, इसके बारे में बहुत कुछ जानना है. आई एम श्योर कि मेरे ऑडियंस को भी जानना होगा. दिस केम अ लॉन्ग वे. पहले क्या था, पहले तो ये मैंने तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि तभी तो गन बनाना या गन पोजेस करना ही बहुत बड़ी बात थी, खुद का पर्सनल लाइसेंस ही बनना. लेकिन एज वी प्रोग्रेस इनटू आर्म्स, वी एंड बिकॉज ऑफ आवर स्पेशलाइजेशन इन बैरल्स, हमने आर्मामेंट रिसर्च ARD के लिए काम किया ऑन बैरल्स. लाइक जो आसमी है अभी जो कर्नल बंसोड ने बनाई, वो बैरल पूरी तरह से प्रेसियोल में डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय प्रेसियोल है. तो तभी ARD ने हमको बोला आप आर्म्स क्यों नहीं बनाते हैं. तो हमने बोला ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, इसमें हम सर्वाइव कर पाएंगे नहीं पाएंगे. तो उन्होंने बोला हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आप करो आपके लिए नहीं, लेकिन देश के लिए करो. सो द विजन इज सी टुडे वी वांट टू रियली हैव दैट कोर टेक्नोलॉजी इन इंडिया. तो बाद में हमने एप्लीकेशन किया, हमने गवर्नमेंट ने और ये सब लोग ने, ARD ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया. सो फाइनली वी हैव गॉट आवर आर्म्स लाइसेंस. एंड फर्स्ट क्या है कि वी वांट टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन ये बहुत बड़ा फील्ड है, जाके बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी लगते हैं. सो फर्स्ट हमारा फोकस है, वी लाइक द स्पोर्ट्स, वी विल कम विथ सिविलियन आर्म्स फर्स्ट. तो एक सिविलियन सेंटर फायर राइफल है, सिविलियन अपनी रिम फायर राइफल है, .22 है, वो हम पहले लाना चाहते हैं. और जैसे कि आप जानते हैं, जब हमारी गन बनती है आगे उसकी मैच गन तो बननी ही बननी है. तो वी विल लेटर ऑन कम विथ अ सेंटर फायर मैच राइफल, सेंटर रिम फायर मैच राइफल. ये विजन है अभी. विजन है. अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो विल लाइक टू स्टार्ट विथ पिस्टल्स. बट टू स्टार्ट विथ वी आर वर्किंग विथ मोर विथ राइफल्स. पिस्टल का भी काम चालू है. और ये बहुत बड़ा डाइवर्स और नया फील्ड है, क्योंकि सी गन तो वही है, लेकिन द चैलेंजेस आर डिफरेंट. जैसे कि एयर राइफल में लीकेज इज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है. वहाँ पे हाई प्रेशर फोर्सेस है. वी वांट टू हैव अ प्रोडक्ट दैट इज कंप्लीटली सेफ. तो उसका मेटलर्जी, उसका टेस्टिंग वो एक अलग है, जो आज इंडिया में वो लेवल का नहीं है. बट व्हेन वी कम इनटू इट वी वांट टू बी वर्ल्ड क्लास. सो वी जस्ट डोंट वांट टू बी सेकंड बेस्ट. यस. जैसा सर आपने बताया कि उसमें अलग चीज़ें हैं, मैं एक सवाल ऐड ऑन करना चाहता हूँ. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग एयर राइफल और फायर आर्म्स में कितना डिफरेंस है? सी लाइक आई सेड, सी बेसिक टेक्नोलॉजी सिमिलर है, मेटलर्जी, लेकिन द चैलेंजेस हियर विल बी मोर ऑफ कंटेनिंग दोज फोर्सेस, मेटलर्जी, हीट ट्रीटमेंट, हार्डनेस एंड प्रिसीशन. तो वही देयर आर डिफरेंट वेज. एयर राइफल में प्रिसीशन लाने के लिए अलग चीज़ है कि कंसिस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी है. यहाँ तो बारूद से आपकी पावर आती है. तो यहाँ पे थ्रोटिंग, चेम्बरिंग, हेड स्पेसिंग, द काइंड ऑफ बोल्ट या फायरिंग, ऑटो लोडिंग फायरिंग सिस्टम कितनी स्मूथ है, उसके ट्रिगर कैसे है, दे विल बी अ डिफरेंट चैलेंजेस है सर. क्योंकि आप इतने सारे शूटर्स को वेपन प्रोवाइड आपने किया है, आप खुद भी शूटर रहे हो, और आई गेस अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इंसाइक्लोपीडिया हो शूटर को. आप एक तो कोच की नज़र से देखते हैं, एक मैन्युफैक्चरर की नज़र से, और एक आपके पास एक 360 डिग्री व्यू है.
अगर किसी को शूटर बनना है, ओलंपिक्स में मेडल लेने हैं, क्या आप गाइडेंस देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे, एंड व्हाट्स द पाथ टू बिकमिंग ए ओलंपिक शूटर? जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या जिसने एयर राइफल आज तक टच भी नहीं किया है, व्हाट्स द प्रोसेस? आप क्या उसे गाइड देना चाहोगे जिसे पढ़ करके वो? सो बेसिकली बच्चे को पहले एक शूटिंग क्लब देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको जगह चाहिए जहाँ वो सेफली शूट कर सके। उसके साथ उसको मेन इंपॉर्टेंट है कि कोच चाहिए जो कि उसको गाइड कर सके। तो फॉर्चुनेटली आज हमारे पास बहुत सारे एक शूटर्स हैं जो कि रेंजेस चलाते चला हैं। रहे हैं। जैसे कि हमारा खुद का सेंटर है जो गोल्डन शॉट स्पोर्ट्स से चलाया जाता है। सो दे आर शूटर्स हु आर गाइडिंग इन अ प्रॉपर मैनर। तो जब भी बच्चा नया आता है तो पहले वो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करेगा, फिर वो बोलता है ओके मुझे शूटिंग करना ही है। वहाँ से जाके वो पहले इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स है, फिर इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स है, ये लेवल पे शूट करता है। उसके आगे जाके वो स्टेट लेवल, अपने खुद की स्टेट चैंपियनशिप्स होती है, जैसे कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र स्टेट है, हर एक स्टेट की होती है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। अभी वो स्टेट चैंपियनशिप से आगे जाके जोनल कॉम्पिटिशन्स होती है और एक क्वालिफाइंग कंपटीशन होते हैं, जैसे कि जीवी मावलनकर कंपटीशन है, उसमें वो शूट करता है। वो क्वालिफाइंग लेवल में वो स्कोर करता है, वो फिर नेशनल लेवल को क्वालिफाई होता है, फिर वो नेशनल लेवल पे शूटिंग कर सकता है। और फिर जैसे उसको नेशनल लेवल पे एक स्कोर होता है या मेडल्स आते हैं तो वो उसका सिलेक्शन होता है स्क्वाड के लिए। तो देयर इज अ नेशनल स्क्वाड जहाँ से लोग सिलेक्ट होते हैं फॉर इंटरनेशनल। फिर वहाँ से फिर वो जाके कहीं पर भी इंटरनेशनल एज पर हिज स्कोर ही कैन पार्टिसिपेट इन आइदर द वर्ल्ड कप्स और अलग अलग या ओलंपिक्स या जो भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। और ये सब चीज़ें के प्रोसेस में टाइम कितना लगता है सर? इसमें तो सालों जाते हैं, इट इज़ नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस। तो आपको इसमें कैसे 10-15 साल जाते हैं। 15 साल? लेकिन क्या होता है कि ये पुराने शूटर्स को ज़्यादा टाइम लगा। Okay. लेकिन अभी बिकॉज दैट एक्सपीरियंस हैज कम, नए शूटर्स कैन डू इट मच फास्टर बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द ओल्डर शूटर्स। इसके लिए अच्छे शूटर से जुड़ जाना और अच्छे कोच से जुड़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विल शॉर्टन योर ट्रेनिंग। आगे हार्ड वर्क ही है, आगे हार्ड वर्क है। एंड आई गेस बट फॉर्चुनेटली टुडे जो मैंने फेस किया था, वी जस्ट डिडंट हैव द काइंड ऑफ इक्विपमेंट। ओके, हमारे पास तो इक्विपमेंट ही आज नहीं तो थे। सब कुछ अवेलेबल इंडिया में। कुछ आपके पास वर्ल्ड क्लास राइफल अवेलेबल है, वर्ल्ड क्लास जो शूटिंग जैकेट, ट्राउजर, किट अवेलेबल है, वर्ल्ड क्लास पैलेट्स अवेलेबल है। मैंने जब भी 91 में पहला नेशनल खेला तभी पैलेट्स नहीं थे। किसी टॉप शूटर ने मेरे, बिकॉज आई वो शूटिंग वेल, मेरे कोच ने रिक्वेस्ट करके मुझे 50 पैलेट दिए थे और वो 50 पैलेट मैंने कंपटीशन में यूज़ किए, 10 साइटर्स एंड 40 रिकॉर्ड शॉट्स। आज मेरी एक मशीन 1 घंटे में 10,000 पैलेट बनाती है। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। मतलब पैलेट ही नहीं था और आज तो सब कुछ है ना आपके पास। आपको अभी बाकी है तो आपकी तरफ से मेहनत और करेक्ट गाइडेंस, ट्रेनिंग की है। बहुत ज़रूरी है। आई थिंक करेक्ट गाइडेंस से आप बहुत आगे जा सकते हो। सब लोग प्रेसिवल के बारे में सुन रहे हैं अभी, और सबको पता है अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को आपके साथ जुड़ना है, आपके विजन को आगे लेके जाना है, या वो शूटिंग में इंटरेस्टेड है, क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं जिससे वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, एंड हाउ कैन दे कोलैबोरेट विथ यू? सी वी आर, हमारा एक स्पेशलाइजेशन है। अभी शूटिंग तो बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें क्या है, कोई क्लोथिंग बनाता है, दे कैन स्टार्ट देयर ओन कंपनीज, they can also contribute, and you can make other shooting equipment also, and in fact other people can also make guns like us. but मेरा ये रहेगा कि आप अपना खुद का एक इंडिविजुअल ये बनाओ, आपका खुद का डिज़ाइन लाओ, कुछ नया लाओ। कॉपी करने में मीन्स nobody is going to progress. So be individual, be original. एंड मेरा विजन है कि इंडिया शुड बिकम एन हब फॉर शूटिंग। सी आज हम बोलते हैं ना मेक इन इंडिया, हम डिफेंस सेक्टर में तो कर ही रहे, हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। वो बोलते हैं कि आप आओ, बिकॉज टुडे डिफेंस में तो इंडिया वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स। वहाँ से हम काफ़ी अभी इंडिया में बनाते हैं, तो ना कि हम खुद बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। डिफेंस में तो ये आ रहा है, सो व्हाई नॉट विद द टारगेट शूटिंग ऑल्सो। वाह, मतलब आप चाहते हो कि इंडिया जो है शूटिंग का हब बन जाए। दुनिया में अगर कोई शूटिंग के बारे में सोचे तो वो इंडिया के बारे में ही होना चाहिए। एंड आपने बोला कि
और भी लोगों को प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए, अपना कुछ नया लेके आना चाहिए, नए डिज़ाइन, क्योंकि लोग जब आएंगे तो आई इट थिंक इज अ विन विन फॉर द एंड यूजर, एंड फॉर द यूजर, मार्केट. हाँ मेरे ख्याल से। और अगर कोई मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करता है, एंड जैसा कि सर ने बताया, यू आर ऑलवेज देयर, अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए आप सर तक पहुंच सकते हैं। हाउ डू पीपल कॉन्टैक्ट यू, कैसे आप तक पहुंचे, कैसे आपको अप्रोच करे, आपकी कंपनी को अप्रोच करे, आपकी टीम को अप्रोच करे? हमारा तो वी हैव अ ऑनलाइन नंबर, सो एनीबडी कैन कॉल मी, आई मीन कॉल ऑन द सेंटर directly because I'm busy. I don't ask people to call me directly, but generally they all everything comes back to me, means I am generally informed about everything. कोई भी फोन करता है तो फाइनली और डायरेक्टली अगर उसका रियली जेन्युइन है तो देन माय स्टाफ कनेक्ट मी डायरेक्टली, दे कनेक्ट। तो अगर सर को आप तक पहुंचना है तो आप गूगल करिए, इट्स वेरी इजी। और बाकी तो मैं जब भी हमारे इवेंट्स होते हैं वहाँ तो मैं रहता हूँ, तो अगर आप पर्सनली भी मिलना चाहते हैं ड्यूरिंग द इवेंट्स, being a restricted company because of arms, we cannot have people come into the company regularly, but you can always come to our foundation, you can always come to our events, you can be part of them and connect with us. तो जैसा कि आपने देखा कि सर के पास एक बड़ा विजन है, सर चाहते हैं कि और भी लोग प्रोडक्ट बनाएं या शूटिंग से जुड़े, एंड आई गेस अगर हम लोग सब अपने अपने पार्ट को अच्छे से प्ले करें, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बन जाए, तो एक और सवाल था सर, मैं इसको ऐड ऑन करना चाह रहा था एंड करने से पहले। क्या क्या और चीज़ें हैं, मतलब इन लेवन के भाषा में इसे हम बात करते हैं, लेट्स नॉट मेक इट वेरी टेक्निकल। अगर मुझे शूटिंग स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं शूटर बन गया, मैंने नेशनल लेवल तक आगे मैंने खोल लिया, और हो सकता है मैं क्लब नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूँ, तो और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या 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 ऑप्शंस मेरे पास क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप सारे ऑप्शंस बता दें ताकि हमारे एक ऑडियंस को ना पता हो कि मैं क्या और कर सकता हूँ। मे बी कोच बन सकते हैं, मे बी जैसे आपने न्यूट्रिशन का बोला, क्या क्या ऑप्शंस हैं? सी शूटिंग के लिए तो बहुत कुछ चाहिए ना। आप इनफैक्ट अगर आपको शूटर को योगा भी सिखाते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए योगा का ट्रेनिंग करते ही है। शूटिंग के स्टेमिना बढ़ाने के लिए शूटर्स एक्चुअली स्विमिंग या बाकी स्पोर्ट्स भी करते हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है। अभी आप फिजिकल ट्रेनिंग कि आप जैसे जिम के ये है, तो रिलेटेड टू शूटिंग अगर आप स्पेशलाइज करो तो वो कर सकते हैं। शूटर्स को अभी एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, शूटर्स हैव देयर ओन इंडिविजुअल सेट ऑफ इंजरीज, या ये बहुत सारे बिकॉज ऑफ शूटिंग जो राइफल वगैरह है, बैक के ऊपर बहुत स्ट्रेन आता है, तो यू पीपल मे नॉट नो हाउ मेनी सर्जरीज अभिनव बिंद्रा हैज गॉन थ्रू। तो इफ यू एज अ डॉक्टर यू कॉन्ट्रीब्यूट, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन भी है, सो इट इज़ अ वेरी वाइड फील्ड। सो शूटिंग सिर्फ गन नहीं होता है, शूटिंग बहुत कुछ है। वाह, मैं इतना सारा सर आपके पास नॉलेज है, मैं एक बार में तो बैठ करके हासिल करना बहुत मुश्किल है, और मैं लिटरली चाहता हूँ कि दिन भर आपसे बातें कर सकूँ, और आई एम श्योर कि आप बहुत बिजी हैं और आपने इतना टाइम मुझे दिया। तो आज के लिए हम इसे यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे, ऑल्दो मैं नहीं चाहता हूँ इसे यहाँ रैप अप करें। थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती समय दिया, आपसे बातें करके मुझे बड़ा मज़ा आया, एंड होपफुली इन फ्यूचर आपसे मिलने का मौका मिलेगा, और मैं आपको ऐसे ही जो है डिस्टर्ब करता रहूँगा। कुछ और चीज़ें हैं जो आपसे मुझे सीखना है, जैसे बहुत से लोगों को राइफल ज़ीरो करना नहीं आता है। आई विल लाइक टू सिट विथ यू विद गन्स, और हम शूटिंग के बारे में टेक्निकल बातें मैं जान सकूँ, सीख सकूँ। इस पूरे पॉडकास्ट का मकसद ये है कि मैं शूटिंग के बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर सकूँ, आप जैसे लेजेंड के थ्रू उसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्रेसी होल को आपने ऑलरेडी, मतलब ये बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब लोग जानते हैं प्रेसी होल को। आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी प्रेसी होल के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और बहुत सारे इवेंट्स सर कराते हैं जहाँ पे आप जा करके गन से कम्पीट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हैविंग अस। मैं आपको बोलना मुझे बोलना चाहिए कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, एंड thank you for having me and letting me put telling about ourselves too and making हमारा भी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं लोगों को अपनी बात, दिल की बात बता सकूँ, तो आपके माध्यम से आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।